Welcome to my channel Story King 2.0. New story My Chest System. Episode 1 बीस्ता नेकलेस और काला खून. Chapter 01 बीस्ता नेकलेस और काला खून. Closing curly bracket. Pre-cap. खाने के लिए यहाँ पर पैसे नहीं हैं और अब ये चश्मे को ठीक करने की परेशानी अलग से और आ गई. युवराज का ये स्कूल में आखिरी दिन था और वो चाहता था आज के दिन वो ठीक से घर जाए, लेकिन लोगों को और खासकर ऊपर वाले को ये गवारा नहीं था. युवराज के स्कूल के अंदर. पता नहीं इन लोगों को मुझसे क्या दुश्मनी है. स्कूल के प्लेग्राउंड में भागता हुआ युवराज हाफते हुए कहता है. युवराज के पीछे 4 लड़के लगे हुए थे उसको पकड़ने के लिए. ये तो रोज़ की बात हो गई है युवराज के लिए. रोज़ वो ऐसे ही अपनी जान बचाने के लिए भागता फिरता है. युवराज भागते हुए ही अपने चेहरे के चश्मे को ठीक करता है. आखिर में ग्राउंड का वो हिस्सा भी युवराज के सामने आ ही जाता है जो रोज़ उसके सामने ऐसे ही अपनी जान बचाते हुए आ जाता था. युवराज अपने चेहरे के चश्मे को टिकाकर उस डेड एंड पे रुकने के बाद पीछे आते हुए उन लड़कों से कहता है. मेरी कोई गलती नहीं है. मैं तो बस वहां से गुजर ही रहा था. ये सुनकर उन चारों के पीछे एक लड़की भागते हुए आती है और उन चारों लड़कों को बड़े प्यार भरे और मासूमियत से कहती है. ये सिर्फ गुजर नहीं रहा था, ये मुझे घूर घूर कर देखे जा रहा था और इशारे कर रहा था. ये सुनकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आग बबूला हो जाता है और युवराज के पास जाकर उसके बालों को पकड़ उठाते हुए कहता है. तुझ जैसे लड़के मेरी बंदी के आगे पीछे घूमते हुए मैं हमेशा देखता हूँ. बस आज फ़र्क यह है कि तू ठहरा हमारे स्कूल का नमूना जो हर किसी से रोज़ पिटाता है और वो ठहरे अमीर और ऊंचे पावर लेवल के लड़के. लेकिन मैं तेरी हालत आज ऐसी करूँगा जैसी आज तक किसी ने तेरी करी नहीं होगी. लड़की का बॉयफ्रेंड इतना कहकर अपने हाथों को जोड़कर हाथों से एक बॉल जैसी काले रंग की आकृति निकालता है और उसे युवराज की तरफ फेंक देता है, जिससे काले रंग की वो तेज़ बॉल जैसी आकृति युवराज के पास जाती है. युवराज को अब टॉर्चर और पिटने की आदत हो गई थी, इसलिए वो एक उम्मीद जगाता है जिसमें वो एक काबिल इंसान बनेगा. इसी उम्मीद में वो वहीं पे खड़ा रह जाता है. जैसे ही वो काले रंग की गेंद युवराज से टकराती है वैसे ही वो उड़ता हुआ डेड एंड से टकराता है और वहीं गिर जाता है. इससे काफ़ी धूल उड़ता है और युवराज को काफ़ी चोट भी लग जाती है. भाई क्यों मार रहा है बेचारे को, मर जाएगा वो. तू तो जानता ही है हमें ऐसे छोटे मोटे नमूनों से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है. वैसे भी आज स्कूल का आखिरी दिन है, कल से तो इसका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा. काफ़ी आवाज़ और शोर होने के कारण वहां पर छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जिसमें लड़की के बॉयफ्रेंड का दोस्त भी होता है. जैसे ही धूल छटता है वैसे ही युवराज के काले और घुंघराले बाल के साथ उसके चेहरे पे लगा चश्मा भीड़ के लोगों को दिखता है. जब सभी को पता चलता है यहाँ पर युवराज घायल है तो वो सभी अपने अपने काम पे युवराज को इग्नोर करते हुए लग जाते हैं. सभी के जाने के बाद युवराज खड़ा होता है तो वो देखता है उसके पहले से ही टूटा चश्मा और भी ज़्यादा टूट जाता है. युवराज उस चश्मे को अपने चेहरे से उतार अपने हाथ में ही पकड़कर रख लेता है. युवराज इस रोज़ के झंझट से परेशान हो गया था. वो कहता है खाने के लिए यहाँ पर पैसे नहीं हैं और अब ये चश्मे को ठीक करने की परेशानी अलग से और आ गई. युवराज का ये स्कूल में आखिरी दिन था और वो चाहता था आज के दिन वो ठीक से घर जाए, लेकिन लोगों को और खासकर ऊपर वाले को ये गवारा नहीं था. स्कूल तो अभी भी चल रहा था लेकिन वो इन सब से परेशान हो गया था, इसलिए वो स्कूल से बाहर चल पड़ा. बाहर में काफ़ी सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और स्कूल की यादों को याद कर रहे थे. युवराज इन सभी लोगों में से किसी के साथ भी नहीं था, जिसकी वजह से वो उन सभी के साथ स्कूल की यादें याद नहीं कर सकता था. वैसे भी उसके पास ऐसा कोई दिन नहीं था जिसे याद करके वो हंस सके या फिर खुश हो सके, और ना ही ऐसा कोई दोस्त था. युवराज घर पहुंच जाता है. वो काफ़ी छोटे एक कमरे के जितने बड़े घर में रहता है, जहां सिर्फ युवराज के रहने जितनी ही जगह थी. उसको ये घर स्कूल की तरफ से मिला था जब युवराज ने स्कूल के प्रिंसिपल हेल्प की थी उनके एग्जाम सेट करने में और उनका स्पेशल प्रोजेक्ट खत्म करने में. वैसे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने युवराज से वादा किया था एक बड़े से घर का, लेकिन काम होने के बाद लोगों को उनका वादा कहाँ याद होता है. वैसे ही युवराज को गरीब और भिखारी समझकर दान में प्रिंसिपल ने ये घर युवराज को दे दिया था. युवराज किसी दी हुई चीज़ नहीं लेता है, लेकिन उसकी मजबूरी थी क्योंकि उसके सिर के ऊपर छत जो नहीं थी. युवराज अकेला ही रहता था क्योंकि वो अकेला था इस दुनिया में. उसका इस दुनिया में यहाँ पर कोई नहीं था, ना ही उसके माता पिता और ना ही उसके कोई रिश्तेदार. लेकिन विरासत में युवराज के माता पिता उसके लिए कुछ छोड़कर गए थे, जो एक धूल लगे पेटी के अंदर रखा हुआ था. युवराज उस पेटी को लेकर ज़मीन पे पटक देता है और फूंक कर धूल को हटाता है. धूल काफ़ी थी जो उसके नाक में भी चली जाती है. इससे युवराज को खांसी और छींक आने लगती है. कुछ देर बाद रोनित पेटी को खोलता है और उससे एक नेकलेस निकालता है. उसे देखते हुए युवराज कहता है, इस नेकलेस में ऐसा क्या है जो मेरे लिए अपने विरासत में से सिर्फ यही छोड़कर गए. ये एक नेकलेस था जिसके बीच में 2 सींग बने हुए थे. युवराज नेकलेस के सिंघों को खींचता लेकिन कुछ नहीं होता है. वो नेकलेस अपने साथ लेकर ज़मीन पर ही लेट जाता है और नेकलेस को ध्यान से देखने लगता है.
तभी उसका हाथ गलती से एक सींग पे चल जाता है, वो सींग नीचे की तरफ खिसक जाता है और दोनों सिंगों के बीच में लिख कर आता है बीस्ता। बीस्ता, अब ये क्या है? मैंने पहले कभी ये नाम तो नहीं सुना है। खैर ये नेकलेस है तो मेरे लिए बेकाम ही। कल इसको अच्छे दाम में बेच दूंगा, शायद इसके मुझे कुछ अच्छे पैसे मिल जाए। युवराज फिर एक छोटा सा डब्बा जैसा टीवी चला देता है। हमारे सूत्रों के हिसाब से पता चला है, मिलेर नामक एलियन इंसानों के ऊपर जल्द ही हमला करने का सोच रहे हैं। इसलिए हमें अभी इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है और एक साथ रहने की ज़रूरत है। यूवी का दिमाग और भी खराब हो जाता है। वो इस खबर को देखने के साथ ही टीवी को बंद कर देता है और एक ठंडियाह लेते हुए कहता है, मिलेर, ये एलियंस भी ना, पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है हमसे। मिलेर, ये एलियन लगभग 1000 साल पहले पृथ्वी पर हमला करते हैं और जिस वजह से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा विश्वयुद्ध छिड़ जाता है। इस विश्वयुद्ध के छिड़ने के कारण जितने भी लीडर्स और जो पॉलिटिकल व्यवस्था थी वो सभी तीतर बितर हो जाता है। ये एलियंस कोई आम एलियंस नहीं होते हैं, इनके पास प्राकृतिक पंचतत्व की शक्तियां होती हैं जिनमें आग, पानी, पृथ्वी, आकाश और वायु आता है। यूवी को ना जाने फिर क्या सूझता है, वो वापस से उस नेकलेस को हाथ में पकड़ता है और देखने लगता है। ऐसा लगता है कि यूवी कुछ ढूंढ रहा होता है उस नेकलेस के अंदर। नेकलेस के अंदर और कुछ भी होना चाहिए, शायद इसमें कुछ ऐसी चीज़ छिपी हो जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। यूवी अब उस नेकलेस के अंदर देखने की कोशिश करने लगता है। वो नेकलेस को खोलने की कोशिश करने लगता है पर तभी उसकी उंगली उन 2 डेविल हॉर्न में से एक डेविल हॉर्न में धंस जाती है। यूवी कहता है क्योंकि वो डेविल हॉर्न काफ़ी ज़्यादा तेज़ और नोकीला होता है जिसके कारण यूवी के उंगली से खून निकलने लगता है। अभी भी यूवी ने उस नेकलेस को पकड़ा हुआ था और उस नेकलेस के हॉर्न पर कुछ खून के बूंदे यूवी की रह गई थी। वो खून की बूंदे धीरे धीरे करके जहां पर बीस्ता लिखा होता है वहां पर पहुंच जाता है और यूवी का ध्यान इस पे ना होकर उसका ध्यान सिर्फ अपनी उंगली से बहती खून पर ही था। उसका ज़्यादा खून नहीं निकल रहा था लेकिन फिर भी वो उस नेकलेस अपने छोटे से टेबल पर रखता है और बैंडेज ढूंढने के लिए वो एक छोटे से बॉक्स को खोलता है। ये बैंडेज कहाँ गई? कुछ दिन पहले ही तो कुछ बैंडेज ला कर रखा था मैंने। हाँ मिल गई। यूवी बैंडेज लेकर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो जो सामने देखता है उस चीज़ को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है हैरानी से। यूवी के सामने उसका नेकलेस अब हवा में उड़ रहा था। वो ये देखकर डर जाता है क्योंकि उसका नेकलेस अब काला होने लगा था। उसका नेकलेस जो कुछ देर पहले इतना खूबसूरत लग रहा था वही अब वो नेकलेस किसी डेविल के नेकलेस से कम नहीं लग रहा था। तभी यूवी भी अचानक से हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और डर के कारण अपने हाथ पैर चलाने लगता है। ये क्या हो रहा है? मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? ये सब क्या हो रहा है? तभी बीस्ता नेकलेस जो अब पूरी तरह से काला हो चुका था वो यूवी के गले में आ जाता है और उस नेकलेस से ऐसी एनर्जी निकलती है जिसकी वजह से यूवी के छाती पे पहने कपड़े फटने और जलने लगता है। यूवी का वो नेकलेस इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि वो नेकलेस अब यूवी के शरीर के अंदर जा रहा था। यूवी की चीख निकल जाती है। वो इतना गर्म नेकलेस अपने शरीर के अंदर जाते हुए सह नहीं पाता है। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक चीख निकलती है यूवी की। ये दर्द सहन करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। जब वो नेकलेस पूरी तरह से यूवी के शरीर के अंदर उसके खून से मिल जाती है तो वो नेकलेस टूटने लगता है और एक काले रंग का खून बनता है उस नेकलेस से। वो काला खून अब यूवी के खून में मिलने लगता है। इस दौरान यूवी की चीखें लगातार निकलते जा रही थी और उसकी आंखें भी पूरी तरह से काली हो जाती है। जैसे ही वो काला खून यूवी के लाल खून से मिल जाता है तो यूवी तुरंत नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। क्या हुआ है यूवी को? क्या है ये बीस्ता नेकलेस का राज? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल और बने रहिए मेरे साथ। चट्टू हिल्ला और स्किल और WT स्कूल। चैप्टर 02 हिल्ला और स्किल और WT स्कूल। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। प्रीकैप। अच्छा ही हुआ कि तेरे माता पिता मर गए। अगर उन्हें पता चलता कि उनका बेटा ऐसा है तो वो आज वैसे भी मर ही जाते ये देखकर। यूवी को जब वो लड़का भला बुरा कह रहा होता है तो यूवी उन बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर जब वो लड़का यूवी के माता पिता को बुरा भला कहना शुरू करता है तो यूवी के बेहोश हो जाने के बाद यूवी के अंदर बीस्ता नेकलेस काले खून के रूप में समा जाता है। यूवी को कुछ घंटे बाद होश आता है। वो ज़मीन से उठता है और खड़ा होते हुए अपने गले के पास छूने लगता है। मेरा गला और छाती तो बिल्कुल ठीक है। और वो नेकलेस, क्या वो सपना था या फिर हकीकत? यूवी अपने ही सवालों में उलझा जा रहा था क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कि जहाँ पे कुछ घंटों पहले ही उसको इतना दर्द और जलन हो रही थी वहीं पे अब उसको कुछ भी दर्द या जलन ना महसूस होकर अपने शरीर में वो कुछ अलग ही एहसास को महसूस कर पा रहा था। एक अलग ही ताकत को वो महसूस कर रहा था अपने शरीर के अंदर। पर तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है। नाम युवराज सिंह। उम्र 16 साल। स्टेज और फॉर्म ऑफ डिविनिटी। बीस्ता सिस्टम चालू हो चुका है। आपका शॉर्ट नेम यूवी। नोटिफिकेशन भेजे जा रहे हैं। ये सब सुनकर यूवी को कुछ भी समझ नहीं आता है।
ये आवाज़ किसी सिस्टम की तरह थी और वो सबसे ज़्यादा ये जानकर हैरान था कि इस चीज़ को यूवी के बारे में सब कुछ पता था। युवराज को तभी अपने सामने एक स्क्रीन खुलती हुई दिखती है और उस स्क्रीन पर युवराज अपना स्टेटस देखने लगता है क्योंकि उसको लाल रंग में उसके नाम के नीचे एचपी लिख कर आ रहा था। एचपी 20, स्ट्रेंथ 5, एजिलिटी 5, स्टेमिना 5, शेडो पॉइंट्स 50, स्किल अभी कोई भी स्किल आपके पास नहीं है। यूवी के ये सब किसी गेम से कम नहीं लग रहा था। वो कहता है, ये सब क्या है? क्या मैं कोई वीडियो गेम खेल रहा हूँ? फिर वो अपने कपड़े और अपने घर को देखते हुए अपने गालों को जोर से खींचता है। लग गई। इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। यूवी फिर उस स्क्रीन को छूने की कोशिश करता है लेकिन उस स्क्रीन से यूवी का हाथ आर पार हो जाता है। यूवी के दिमाग में कई सारे सवाल फिर से घूमने लगते हैं। लेकिन अचानक से यूवी का दरवाज़ा एक तेज़ आवाज़ के साथ धूल उड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। यूवी अपने दरवाजे को टूटता देख तेज़ी से चिल्लाते हुए कहता है, मेरा दरवाज़ा। तभी यूवी के घर के अंदर कुछ लड़के आते हैं। यूवी उन लड़कों को पहचान लेता है क्योंकि वो लड़के कोई और नहीं वही लड़के जिन्होंने स्कूल में यूवी की बिना वजह ही धुलाई की थी। उन्हें देखकर यूवी को पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगता है। उन लड़कों में से एक लड़का वो भी होता है जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है जिसने यूवी को झूठ बोलकर उन लड़कों से पिटवाया था। क्या बे, गंदे नाली के कीड़े, तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे ही बचकर निकल जाएगा? वो लड़का फिर अपने मुट्ठियों को भींचते हुए यूवी को देखते हुए उससे कहता है, क्या तुझे मालूम है, मेरी गर्लफ्रेंड जिसे मैं बहुत प्यार करता था वो मुझे ये बोलकर छोड़ दी कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ क्योंकि मैं तुझे सही वक्त पर सबक नहीं सिखाया पाया था। वो अब मेरे दोस्त के साथ है और इन सब की वजह सिर्फ तू है। अगर तू नहीं दिखता मेरी गर्लफ्रेंड को तो वो अभी मेरे साथ ही होती। पर फिर वो लड़का यूवी के करीब जाते हुए गुस्से से उसको देखते हुए कहता है, इसलिए तुझे इसकी सज़ा तो मिलेगी और बराबर मिलेगी। उसका इतना कहना होता ही है कि तभी यूवी फिर से वही सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें सिस्टम यूवी को बताता है, एक चुनौती मिली है, इनाम इंस्टेंट लेवल अप और एक स्किल को अनलॉक किया जाएगा। यूवी के सामने अब वही स्क्रीन दिखने लगती है जिस पर एक स्किल लॉक होकर दिखा रहा था, हेल ऑरा। इस स्किल का नाम था हेल ऑरा। यूवी ये देखकर और अपने सामने उस लड़के को आते देख वो खुद से ही कहता है, मुझे कोई इनाम मिले या ना मिले पर इस बार मैं मार तो नहीं खाऊंगा इन सब से। यूवी मुट्ठी बना लेता है। जब वो लड़का और उसके दोस्त ये सब देखते हैं तो उस लड़के को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लड़का यूवी को उसकी औकात दिखाने के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ता है जिससे एक रंग बिरंगे रंग के कई सारे छोटे आकृति के कंचे निकलते हैं उसके हाथ से। ये हमला देखकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये हमला वो लड़का सिर्फ तभी इस्तेमाल करता था जब वो किसी बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहा होता था, मगर यहाँ पर वो यूवी के जैसे कमज़ोर लड़के के सामने ये हमला कर रहा था जिसे देखकर उस लड़के के दोस्त डर जाते हैं। उन सभी को पता था कि यूवी के पास कोई भी शक्ति नहीं है इसलिए वो अपना बचाव नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था कि यूवी यहाँ पर अभी बहुत बड़े खतरे में था। उस लड़के के चेहरे पे काफ़ी खतरनाक स्माइल था। यूवी जो पहले इतना पिट चुका था कि उसके अंदर एक खूबी समा गई थी और वो खूबी ये थी कि वो तेज़ से तेज़ हमले को भी देख सकता था, मगर उससे बचने के लिए उसका शरीर उसका साथ नहीं देता था। मगर इस बार की बात अलग थी। उस लड़के ने जो हमला किया था वो तेज़ था मगर वो हमला यूवी को काफ़ी धीरे धीरे उसके पास आता हुआ दिख रहा था और साथ ही इस बार उसकी बॉडी उसका साथ दे रही थी। वो अपने हाथ पैर हिला पा रहा था। जितने भी छोटे छोटे कंचे यूवी के पास आ रही थी उन सभी को देखते हुए यूवी उस जगह से हटने लगता है। जब वो सभी लड़के यूवी के इतने तेज़ एक्शन को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, जबकि वो लड़का और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से से आग बबूला होते हुए कहता है, तेरे पास शक्ति थी मगर तू स्कूल में बेचारा बनकर रहता था। तेरे जैसे नमूनों को आज ठिकाना लगाना बहुत ज़रूरी है। यूवी भले ही उस लड़के के हमले को देख पा रहा था और बच गया था, मगर ऐसा करना उसके लिए काफ़ी कठिन साबित हुआ था। उसको शुरुआत में जितना आसान लगा था उससे कई ज़्यादा मुश्किल था ये। जितने भी कंचे उस लड़के के हाथों से निकला था वो सब कंचे यूवी के घर के दीवारों के अंदर जाकर धंस जाते हैं, जिससे पता चल रहा था कि अगर एक कंचा भी यूवी को लगता तो उसका क्या हाल होता। वो लड़का अब अपने दोनों हाथों में बास्केटबॉल के साइज का गोल आकृति पकड़ता है और उसको लेकर वो यूवी की तरफ भागता है। वो लड़का उस बॉल जैसे दिखने वाले गोल आकृति से यूवी को मारना चाहता था। वो लड़का अब यूवी के पास था और यूवी पे एक के बाद एक हमला करने लगता है, लेकिन यूवी उन हमलों से बच रहा था। यूवी कूद रहा था, नीचे झुक रहा था, पीछे और साइड हो रहा था। एक भी हमला यूवी को जाकर अभी तक नहीं लगा था, जिससे उस लड़के का दिमाग और भी ज़्यादा खराब होते जा रहा था। तभी उस लड़के का हमला जाकर यूवी के ठीक सीने पे लगता है, जिसके बाद यूवी तेज़ी से जाकर अपने घर के दीवार से टकराता है और ज़मीन पर गिर जाता है। 20 में से 18 एचपी बचा है। यूवी को छोटा मोटा कट ही लगता है और उसके सिस्टम से उसके एचपी नीचे गिरने का भी नोटिफिकेशन आता है। भले ही तू कितना ही तेज़ क्यों ना हो, मगर तू मुझसे नहीं जीत पाएगा। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी देता हूँ तो कोई भी तेरे लिए मुझे नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि तेरे ना तो आगे कोई है और ना ही पीछे।
अच्छा ही हुआ कि तेरे माता पिता मर गए, अगर उन्हें पता चलता कि उनका बेटा ऐसा है तो वो आज वैसे भी मर ही जाते ये देखकर। यूवी को जब वो लड़का भला बुरा कह रहा होता है तो यूवी उन बातों को इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर जब वो लड़का यूवी के माता पिता को बुरा भला कहना शुरू करता है तो यूवी को गुस्सा आने लगता है। उसकी आंखों में अब काफ़ी ज़्यादा नफरत देखी जा रही थी उस लड़के के लिए। तभी सिस्टम पे एक नया नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। अपने दुश्मन को खत्म करने का इनाम, एक इंस्टेंट लेवल अप, हिल और स्किल अनलॉक, 3 स्टैट्स पॉइंट। इस नोटिफिकेशन को यूवी इग्नोर करता है और खड़ा होते हुए गुस्से से भरी आवाज़ में वो कहता है, तुम सबको मेरे माता पिता के बारे में नहीं कहना चाहिए था कुछ भी। ये सब कहकर अब तुमने गलती कर दी है। यूवी फिर तभी उस लड़के के पास पहुंच जाता है और उसको अपने हाथों से उसके चेहरे पे पंच करता है, लेकिन वो लड़का अपने हाथों के सख्त बॉल से उस हमले से बच जाता है और यूवी का हमला बॉल पर जाकर लगता है। वो लड़का अपने दूसरे हाथ से यूवी के पेट पे मारने को होता है, लेकिन जैसे ही उस लड़के का हमला यूवी के पेट से लगने को होता है वैसे ही यूवी अपने दूसरे हाथ के हथेली से उसका वो हमला रोक लेता है। फिर तभी यूवी तेजी से नीचे होता है और अपने पैर से उस लड़के के पैर पे मारता है, जिसके बाद वो लड़का नीचे गिर जाता है और यूवी तुरंत खड़ा होने के बाद उस लड़के के लोहे के बॉल को पकड़कर उस लड़के के ऊपर ही अपनी सारी ताकत लगाकर फेंकता है, जिसके बाद उस पूरे कमरे में शांति हो जाती है क्योंकि वो लड़का अब बेहोश हो चुका था। आखिरकार मैंने तुम्हें सबक सिखा ही दिया। अब अगला कौन है? यूवी हाफते हुए पूछता है क्योंकि उसने उस लड़के के बॉल को उठाने में काफ़ी जान लगा दी थी। ये बॉल ऐसी थी जिसे सिर्फ उस बॉल का मालिक ही उठा सकता था आसानी से, और अगर कोई और उस बॉल को उठाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए काफ़ी ताकत की ज़रूरत होगी। इसलिए यूवी इतना थक गया था। जितने भी उस लड़के के दोस्त आए थे वो सभी ये देखकर वहाँ से भाग चुके थे, क्योंकि जब उनका दोस्त कुछ नहीं कर पाया तो वो सब तो और भी कमज़ोर थे, फिर वो कैसे यूवी से जीत सकते थे। अब यूवी को उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाता है, आपने अपनी चुनौती पूरी कर ली है, अब आप लेवल 2 पर पहुंच चुके हैं। हिल ऑरा स्किल अनलॉक किया जा रहा है। स्किल हिल ऑरा। इस स्किल को जब यूज़र इस्तेमाल कर रहा होगा तो उसके आसपास काले और मेहरून रंग की ऑरा निकलेगी जो यूज़र के पास आने वाले हर हमले को धीमा कर देगी। स्किल को इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को कम से कम स्ट्रेंथ के 10 पॉइंट्स चाहिए। यूवी को अब उसके सिस्टम का काम करने के बारे में कुछ पता चल रहा था कि उसका सिस्टम कैसे काम करता है। यूवी का स्किल अनलॉक तो हो गया था, लेकिन वो अभी भी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे यूवी को दिखाई पड़ रहा था। क्या मेरी शक्ति किसी तरह की सिस्टम से जुड़ा हुआ है? पर मेरी शक्ति क्या है? यूवी खुद से ही पूछता है और फिर तभी उसको सिस्टम की आवाज़ सुनाई देता है जो उसको उसकी शक्ति के बारे में स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। शक्ति कोई नहीं, आप हाल्फ डिविनिटी के स्टेज पर है। आपके पास प्राकृतिक डार्क शैडो मैजिक है जो आपकी प्राकृतिक शक्ति बन चुकी है और ये आपके अंदर से निकलती है। यूवी सिस्टम की बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन यूवी का ध्यान तभी टूटता है एक बड़े बस की हॉर्न से। ये लोग तो WT स्कूल से है। यूवी अपने सामने दो काफ़ी भारी भरकम और मजबूत आदमियों को देखते हुए कहता है। वो एक बस थी जिसके टायर्स नहीं थे, वो बस उड़ रही थी। युवराज सिंह, क्या तुम ही हो युवराज सिंह? उन दोनों आदमियों में से एक आदमी पूछता है, जिसके बाद यूवी जवाब देता है, जी मैं ही हूँ युवराज सिंह। ये सुनकर वो आदमी यूवी को कुछ पेपर्स थमाते हुए उससे कहता है, ये तुम्हारा WT स्कूल का एडमिशन पेपर है। तुम्हें अभी हमारे साथ WT स्कूल जाना होगा, इसलिए जो सामान तुम ले सकते हो वो ले लो, बाकी के ज़रूरत के सामना तुम्हें तुम्हारे स्कूल में ही मिल जाएगा। यूवी उन पेपर्स को तुरंत पढ़ना शुरू कर देता है। उसकी आंखें हैरानी से हर एक लाइन पढ़ने के साथ चौड़ी होते जा रही थी। ये सच है, मेरा एडमिशन उस स्कूल में हो गया है जिसमें मैं काफ़ी समय से जाना चाहता था। यूवी खुद से ही कहता और फिर उस आदमी की तरफ देखकर कहता है, मेरा सामान नहीं है, इसलिए क्या मैं ऐसे ही चल सकता हूँ? वो दोनों आदमी एक दूसरे को देखते हैं और फिर यूवी को उसके पीछे चलने के लिए कहते हैं। यूवी बस के अंदर जब आ जाता है और एक खाली जगह पर बैठ जाता है तो वो अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखता है। काफ़ी सारे बच्चे हैं, इन सब का ही WT स्कूल में एडमिशन हुआ है। इसके साथ ही वो बस अब आसमान में हवा से बातें करने लगती है। वो बस इतनी ऊपर आ चुकी थी कि किसी को भी नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, उनसे अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ सफ़ेद बादल। तभी यूवी की नज़र एक लड़की पर जाती है जो कोई नॉवल पढ़ रही होती है। यूवी को उस लड़की में कुछ अलग लगता है क्योंकि वो लड़की बाकियों की तरह बस से झांककर बाहर देखने की जगह नॉवल पढ़ने में इंटरेस्ट ले रही थी। तभी WT स्कूल से आए हुए ऑफिसर्स अपने हाथों में एक चौकोर कलाई घड़ी को पकड़कर सभी बच्चों से कहते हैं, तुम सभी का सिलेक्शन WT स्कूल के लिए हुआ है, इसलिए तुम सभी को स्कूल के और शहर के बारे में कुछ जानना होगा। इस घड़ी में आप सभी का पावर लेवल दिखाया जाएगा। वो ऑफिसर सभी बच्चों को समझाता है घड़ी के इस्तेमाल के बारे में और फिर उसके बाद और भी कई चीज़ें उस स्कूल के बारे में वो ऑफिसर उन बच्चों को बताता है, जैसे उनकी क्लास शुरू होने का समय, रात को कब तक स्कूल से बाहर रहना है और वगैरह वगैरह।
कुछ घंटों के सफ़र के बाद अब वो सभी WT स्कूल पहुंच गए थे। उन सभी के आंखों पे कपड़े बंधे हुए थे ताकि वो बच्चे वो ना देख सके जिसे वो छिपा रहे थे कई सालों से। यूवी को असल में इसकी परवाह भी नहीं थी। सभी बच्चों को सीधे स्कूल के अंदर उतारा जाता है और फिर ऑफिसर के कहने के बाद वो सभी अपनी आंखों से कपड़े हटाते हैं। कपड़े को हटाने के बाद वो सब अपने सामने वो देखते हैं, जिसके बाद सभी के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलते हैं, ओह माय गॉड। क्या देखा है इन बच्चों ने अपने सामने, जिसके बाद उन सभी के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकले। यूवी के साथ अब आगे क्या होगा उसके इस नए स्कूल में? क्या यूवी को यहाँ पर भी बुली किया जाएगा? चैप्टर पावर लेवल टेस्ट और भाई बहन से मुलाकात। चैप्टर 03 पावर लेवल टेस्ट और भाई बहन से मुलाकात। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। प्रीकैप। जिया तभी अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन से कई सारे बड़े बड़े लतों को और जड़ों को बाहर निकालती है, जिससे वो उन मिट्टी के बॉल को रोकने के लिए अपने सामने ढाल की तरह लगा लेती है, मगर वो मिट्टी का बॉल उन लतों और जड़ों के आर पार हो जाता है छेद करके। यूवी का WT स्कूल के अंदर पहुंच जाने के बाद स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद सभी लोग अपने सामने जो देखते वो देखने के बाद सबके मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकलता है, ओह माय गॉड। सभी अपने सामने 20 बड़ी बड़ी और काफ़ी लंबी मूर्तियां देख सके थे, जिन्हें द 20 वर्ल्ड सेवियर्स के नाम से भी जाना जाता था। वो सभी मूर्तियां एक लाइन से लगी हुई थी स्कूल के अंदर। उन मूर्तियों में यूवी को एक अलग ही एनर्जी का एहसास हो रहा था, जो किसी को भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी ये मूर्तियां चल पड़ेंगी और जिंदा हो जाएंगी। वो ऑफिसर्स सभी बच्चों को एक ट्रेनिंग कोर्ट में ले जाते हैं, जहां पर लगभग 1000 से भी ज़्यादा बच्चे होंगे। वो सभी बच्चे 3 भागों में बांटे हुए थे। एक भाग था जिसमें वो बच्चे थे जिनके पास शक्ति थी, दूसरे भाग में वो बच्चे थे जिनके पास शक्ति थी, और तीसरे भाग में वो बच्चे थे जो शक्ति को लेने के लिए जाने वाले थे। मुझे कौन से लाइन में जाना चाहिए, पहले, दूसरे या तीसरे में? मेरे पास कोई शक्ति तो नहीं है जैसा कि सिस्टम ने मुझसे खुद था, मगर इन लोगों को पता चलता है कि मेरे पास किसी तरह का कोई सिस्टम है, तो फिर ये सब मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए चीर फाड़ देंगे। यूवी फिर काफ़ी सोचने के बाद दूसरे लाइन में चला जाता है जहां पर बिना शक्ति वाले बच्चे जा रहे थे। तभी यूवी देखता है कि जो लड़की उसको बस में दिखी थी वही लड़की अब उसको फिर से दिखाई देती है, मगर पहली लाइन में। जैसे ही वो अपने आंखों को मलने के लिए अपने चश्मे को निकालने की कोशिश करता है, तब उसको एहसास होता है कि उसने तो अपना चश्मा ही नहीं पहना है। मुझे बिना चश्मे के इतने साफ से दिखाई दे रहा, क्या ये भी इस सिस्टम की वजह से है? क्या इस सिस्टम ने मेरे आंखों को ठीक कर दिया है? क्या जब उस वक्त मुझे बेहद दर्दनाक दर्द हो रहा था उसके वजह से ये सब हुआ है? यूवी सोचने लगता है। तभी उसकी बारी भी आ जाती है और सामने बैठा आदमी यूवी के हाथ को छूकर उससे पूछता है, क्या तुम वॉरियर्स टाइम स्कूल की शक्ति को सीखना चाहते हो? वो शख्स यूवी का जवाब सुने बगैर ही यूवी को तीसरे लाइन में डालने का इशारा करने लगता है, लेकिन तभी यूवी कुछ ऐसा कहता है जिसके बाद सिर्फ वो बच्चे ही वो सभी हैरान हो जाते हैं जो ये सुनते हैं। मैं कोई शक्ति नहीं रखना चाहता हूँ। यूवी के सामने बैठा आदमी यूवी को ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि यूवी का शरीर भी मरियल सा और पतला था और ना ही यूवी के पास कोई भी हथियार था। मगर वो आदमी ज़्यादा देर तक हैरान नहीं रह पाता है, क्योंकि ऐसा पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी यूवी की तरह ही कोई लड़का आया था जो बिना कोई शक्ति के इस स्कूल में था, मगर कुछ दिन बाद ही वो इस स्कूल की शक्ति को लेने के लिए एक एग्जामिनर के पास जाता है, क्योंकि इस स्कूल में बिना शक्ति वाले छात्रों की कोई वैल्यू नहीं थी। ये तो एग्जामिनर को भी पता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम अपनी शारीरिक और मानसिक हेल्थ को चेक करवाने के लिए बाकी बच्चों के साथ जा सकते हो। यूवी भी वहां से निकलकर उसी ट्रेनिंग कोर्ट के दूसरे हिस्से में बाकी बच्चों के साथ और उस लड़की के साथ पहुंचता है। वहां पर किसी भी तरह की लाइन नहीं लगी हुई थी। जो पहले जाना चाहता था वो जा रहा था अपने हेल्थ की जांच करने के लिए, और जो बाकी थे वो तैयारी कर रहे थे अपने सामने चुनौती से लड़ने के लिए। यहाँ पर 2 स्टेज था। पहले स्टेज में ताकत, रफ्तार और दिमाग के सही इस्तेमाल से सामने एक बच्चे से लड़ना था जो उन सभी बच्चों की तरह ही था। दूसरे स्टेज में दिमाग का टेस्ट था। इसमें अपने दिमाग के काम करने की रफ्तार का टेस्ट था कि तुम्हारा दिमाग कितनी जल्दी अपने सामने वाली परेशानी से निकलने के लिए हल ढूंढ पाता है। लेकिन तभी यूवी को ऐसा लगता है जैसे कि उसको कोई चीज़ जकड़ रही हो, वो जैसे किसी चीज़ में फंसा जा रहा था। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो सभी कोशिशें नाकाम हो जाती है। लेकिन फिर उसको किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए यूवी के सामने आती है और यूवी को घूरते हुए उससे कहती है, तुम मुझे बस में और कुछ देर पहले लाइन में भी देख रहे थे। अगर तुम मुझे वजह सही बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और अगर तुम्हारी वजह मुझे बनावटी लगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही ऊपर में लटके हुए छोड़ दूंगी। ये लड़की जिया रॉय होती है और उसके पीछे उसका भाई मयंक रॉय होता है। मयंक अपनी बहन से 1 साल बड़ा होता है। जिया और मयंक दोनों के पास ही प्लांट कंट्रोल करने की शक्ति होती है, जिससे अभी जिया ने बड़े और हरे भरे लतों से यूवी को जकड़ा हुआ था। यूवी अपने सामने खड़ी लड़की को देखते ही पहचान लेता है, क्योंकि उसको ये लड़की एक से कई बार उसको दिखी थी। यूवी अब बिल्कुल सच सच कहता है जिया से,
मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं देख रहा था। उस टाइम बस में सब बस के बाहर देख रहे थे, लेकिन तुम कुछ पढ़ने में लगी हुई थी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगता है, और दूसरी बार तुम मुझे दिखी थी, इसलिए तुम्हें याद करते हुए तुम्हें देख रहा था कि कहीं तुम बस वाली लड़की तो नहीं हो। जिया यूवी के बातों को अच्छे से सुनती है और उसको यूवी की बात सही लगने लगती है, क्योंकि अगर यूवी झूठ कहता तो उसका वो जड़ जिससे जिया ने यूवी को पकड़ा था वो कुछ हरकत करता, मगर उसने अभी कोई भी हरकत नहीं किया था। इसका मतलब था कि यूवी बिल्कुल सच कह रहा था। तभी मयंक अपने हाथ जिया के ज़मीन से निकलने जड़ों को वापस ज़मीन के अंदर ही डालते हुए जिया से कहता है, ये देख ही तो रहा था तुम्हें सिर्फ। वैसे भी तुम्हें तो मालूम ही है कि इसने कुछ भी झूठ नहीं कहा है, तो अब इसको जाने दो और अपने बारी पे ध्यान दो, क्योंकि अगली बारी तुम्हारी ही है। जिया को जाना था अपने पावर लेवल को सेट करने के लिए, इसलिए वो यहाँ पर आई थी, लेकिन जब वो यूवी को देखती है तो उसको बस का और लाइन में लगने वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, जिसके बाद वो यूवी से पूछने के लिए चली जाती। जिया यूवी को घूरते हुए देखती है जैसे कि वो उसको अभी खा ही जाएगी, और फिर वो पावर लेवल को सेट करवाने के लिए चली जाती है। यूवी अब बिल्कुल सही सलामत वापस से ज़मीन पे आ जाता है। तभी मयंक यूवी के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अब तुम्हें कुछ नहीं करेगी, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया था। पर यह ध्यान रखना कि तुम उसको फिर से मत देखना, क्योंकि वो क्या है ना कि उसको पसंद नहीं जब कोई उसे देखता है। तो वैसे मैं मयंक हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है? मयंक के पूछने पर यूवी अपने कपड़े सीधे करते हुए मयंक से कहता है, मेरा नाम यूवी है। वैसे तुम दोनों भाई बहन हो शायद, क्योंकि तुम दोनों के पास एक ही शक्ति है और तुम कुछ उस लड़की की तरह ही दिखते भी हो। मयंक ये सुनकर हंसते हुए यूवी से कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन मैं अपनी बहन के जैसा नहीं दिखता हूँ, बल्कि वो मेरे जैसे ही दिखती है, क्योंकि मैं उससे 1 साल बड़ा हूँ। यूवी और फिर मयंक फिर जिया के एग्जाम की तरफ देखने लगते हैं। जिया एक ट्रांसपेरेंट बड़े से कमरे के अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक लड़का पहले से ही मौजूद था। जिया जब उस कमरे में पहुंच जाती है और जब उस चौकोर कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो उस लड़के की आंखें नील रंग में चमकने लगती है, और वो लड़का अब लड़ने के लिए हमले करना शुरू कर देता है। वो लड़का पृथ्वी की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी इमोशंस नहीं नजर आ रहे थे। वो लड़का ज़मीन से गोल बॉल की तरह बनाता है और जिया की तरफ तेज़ी से फेंकते फेंकते उसके पास जाने लगता है। जिया तभी अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन से कई सारे बड़े बड़े लतों को और जड़ों को बाहर निकालती है, जिससे वो उन मिट्टी के बॉल को रोकने के लिए अपने सामने ढाल की तरह लगा लेती है, मगर वो मिट्टी का बॉल उन लतों और जड़ों के आर पार हो जाता है छेद करके। लेकिन जिया और भी कई लतों को एक साथ लगा देती है, जिससे अब वो मिट्टी के मजबूत बॉल के हमले रुकने लग जाते हैं। मगर जिया इस बीच ये नहीं देख पाती है कि वो लड़का उसके करीब भी आ रहा होता है। तभी वो लड़का अपने हाथों में पृथ्वी की शक्ति से पत्थरों को अपने हाथ के आसपास लपेटता है और अपना हाथ उन लतों के बीच से चीरते हुए छवि को पकड़ने के लिए जैसे ही उसके हाथ को पकड़ने को होता है, ठीक वैसे ही जिया अपने एक हाथ से अपने नीचे के जड़ों को उठाती है, जिसकी वजह से जिया उस जड़ के ऊपर आ जाती है और वो उस लड़के से बच जाती है। मगर वो देरी कर लेती थोड़ा सा, क्योंकि वो लड़का इन वक्त पर मिट्टी से जिया के पैरों को जकड़ लेता है, और इसके साथ ही पहला स्टेज पूरा हो जाता है। ये लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है, जिसे देखने के बाद सभी लड़के और लड़कियां जिया को देखने लगते हैं। तुम्हारी शक्ति बहुत मजबूत शक्ति है ऐसा लगता है, यूवी कहता है, और बदले में मयंक बस मुस्कुरा देता है। जिया लेकिन इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थी ऐसा लग रहा था। जिया के कमरे से बाहर निकलने के बाद ही अब वो कमरा स्टेज 2 के लिए तैयार होने लगता है। वो कमरा अब फिर से वापस की तरह ही हो जाता है, और वो सब कुछ वही लड़का करता है अपने पृथ्वी की शक्ति से। अब स्टेज 2 के लिए उस कमरे के अंदर 2 दीवार खड़े हो जाते हैं पृथ्वी की शक्ति से, और वो दीवार बहुत मजबूत होती है, जिसे ताकत के माध्यम से रोकना नामुमकिन था इन छात्रों के लिए। वो लड़का वहीं पे होता है, मगर कोई हरकत नहीं करता है इस बार जिया के अंदर जाने के बाद। जैसे ही अंदर जिया वापस से अंदर जाती है, वैसे ही उस कमरे में जो 2 दीवारें थी वो हिलना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे दोनों दीवारें चिपकने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस स्टेज में बच्चों को कुछ भी नहीं दिख रहा था, मगर एग्जामिनर को सब दिख रहा था, क्योंकि वो कमरा अब ट्रांसपेरेंट नहीं था स्टूडेंट्स के लिए, मगर जो एग्जामिनर था वो उस कमरे के आर पार देख सकता था अपनी शक्ति के मदद से। जिया उस दीवार को तोड़ने और रोकने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, और फिर से जड़ों को और तलों को बाहर लाकर दीवार से लपेट देती है, मगर वो दीवार तब भी नहीं रुकता है। जिया सारी कोशिश कर लेती है उस दीवार को रोकने के लिए, मगर इससे कुछ भी नहीं होता है। जिया अब परेशान होते हुए कहती है, मैंने पहला स्टेज तो पार कर लिया है, लेकिन ये दूसरा स्टेज पार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। इसमें मुझे अब क्या करना होगा? इन दीवार पे मेरे प्लांट कंट्रोल शक्ति का भी कोई असर नहीं हो रहा है। क्या करेगी अब जिया? जिया ने पहला स्टेज तो अपनी शक्ति की मदद से पार कर ली है, लेकिन क्या अब वो ये दूसरा स्टेज पार कर पाएगी? चफोर एक और चुनौती और 2 लड़के। चैप्टर 04 एक और चुनौती और 2 लड़के। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। प्री कैप। अब क्या
क्या मुझे लड़ना चाहिए या फिर हार मानकर उसको अपने सारे पैसे दे देने चाहिए? मैं इससे लड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके पास एलिमेंटल पावर है और मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है अभी तक इससे लड़ने के लिए। ये सब यूवी सोच ही रहा होता है कि तभी यूवी को उसके सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। जिया का पहला स्टेज पार कर लेने के बाद, जिया ने पहला स्टेज तो पार कर लिया था लेकिन दूसरे स्टेज में जिया के पसीने छूट रहे थे क्योंकि वो अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद उन दोनों दीवारों को एक दूसरे के पास आने से रोक नहीं पाती है। जिया को पता था कि वो इन दीवारों को रोक नहीं सकती थी आगे बढ़ने से, मगर तभी उसको ध्यान आता है कि उन दीवारों के बीच में से भी तो गुजरकर दूसरी तरफ जाया जा सकता है। मैं इन दोनों दीवारों को रोक नहीं सकती हूँ मगर मैं इन दीवार से गुजरने के लिए इनमें जगह ज़रूर बना सकती हूँ। जिया अब उन दीवारों से अपने जड़ों को हटाती है और उन सभी जड़ों को एक साथ मिलाकर उन दोनों में से एक दीवार पर जोरों से हमला करती है जिससे उस दीवार में छेद हो जाता है और जिया उस छेद से निकलकर उस पार चली जाती है। इसके साथ ही फिर जिया ये दूसरा स्टेज भी पार कर लेती है। तभी जिया एग्जामिनर के पास जाती है और अपने घड़ी पे पावर लेवल सेट करा लेती है। अगली बारी अब यूवी की थी, इसलिए वो पहले स्टेज को पार करने के लिए उस ट्रांसपेरेंट कमरे के अंदर चला जाता है। यूवी अंदर से उस कमरे को देखने के बाद धीरे से कहता है, इस स्टेज को पार करने के लिए मुझे बस उन मिट्टी के होने वाले हमले से बचना होगा। जैसे ही वो लड़का हरकत में आता है वैसे ही यूवी को सिस्टम से एक नोटिफिकेशन प्राप्त होती है, ताकत और गति की चुनौती। इस चुनौती में आपको आने वाले हमले से बचना होगा और एक भी हमला अपने किसी भी अंग पे लगने से रोकना होगा। इनाम 2 स्ट्रेंथ पॉइंट्स और 2 एजिलिटी पॉइंट्स। यूवी को अभी भी उसका हेल्ला और स्किल ब्लैक एंड वाइट में ही दिख रहा था क्योंकि वो यूवी उस स्किल को पाने के लिए अभी तैयार नहीं था। इसलिए यूवी के चेहरे पे एक कुटिल स्माइल आ जाती है जिसके बाद वो स्टेज स्टार्ट हो जाता है। वो लड़का पहले की तरह अपने हाथों से मिट्टी फेंकना शुरू कर देता है। यूवी बचने के लिए दूर हो रहा था और हर उस शरीर को वो हिला रहा था जिससे वो बच सकता था। ये हमले बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और तेज़ गति वाले थे यूवी के लिए और ऐसे हमले करना एक लड़के की बस की बात नहीं थी। असल में वो लड़का कोई इंसान नहीं होता है बल्कि वो एक शक्ति होता है जिसे कहते हैं क्रिएशन। ये शक्ति 20 वर्ल्ड सेवियर्स में से एक की होती है। ये शक्ति इतने काम का था कि ऐसे लड़के और ऐसे ही कई सारे लोग थे स्कूल को देखने के लिए और किसी भी मसले को हल करने के लिए। इससे लड़ना इतना मुश्किल होगा मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इस स्टेज को पार करने के लिए उस लड़के के पास जाना होगा, शायद तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। यूवी सोचता है और फिर जैसे ही वो आगे जाने के लिए कदम बढ़ाता है वैसे ही एक मिट्टी का तेज हमला यूवी के चेहरे पे लगते लगते रुक जाती है और यूवी के सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है। मैं इतनी जल्दी हार गया, मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता था, यूवी कहता है और दूसरे स्टेज के लिए दोबारा से कमरे के अंदर जाता है। इस बार यूवी के लिए कुछ अलग हो रहा था। उसके सामने वाले लड़के ने यूवी की क्षमता देख ली थी, इसलिए वो लड़का जिया के लिए जो दीवार खड़ा किया था वैसा दीवार खड़ा नहीं करता है। उसकी जगह वो लड़का यूवी को 2 तलवारें थमाता है जो स्टील से बना था। इस दुनिया में स्टील सबसे कमज़ोर धातु में से एक था लेकिन फिर भी यूवी को ये दिया गया था, तो इसका ये मतलब था कि सामने वाला कुछ करेगा मगर वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा जिससे यूवी को कोई खतरा होगा। भाई ये लड़का क्या इस दूसरे स्टेज को पार कर पाएगा? वैसे उसने पहले स्टेज को भी ठीक से पार नहीं किया मगर दूसरा स्टेज उसके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जिया सामने बंद कमरे को देखकर कहती है, पता नहीं यार, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी उस लड़के के पास कोई शक्ति नहीं है इसलिए दूसरे स्टेज में वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन उसको दिमाग के इस्तेमाल से जीतना होगा तभी कुछ होगा। अंदर यूवी से खुद वो लड़का लड़ने वाला था। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है उस लड़के का यूवी के साथ, वैसे ही वो लड़का यूवी के तलवारों को मिट्टी से जककर मरोड़ देता है। यूवी को कुछ भी समझ ही नहीं आता है कि उसकी तलवारों के मुड़ जाने से उसका हारने का क्या ताल्लुक है। इस स्टेज में यूवी को अपने तलवारों से हमला करना था उस लड़के पे और अपने तलवारों को जकड़ने नहीं देना था 2 मिनट के लिए, मगर यूवी इसमें भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। वो कमरे से बाहर निकलकर एग्जामिनर के पास जाता है और अपना पावर लेवल सेट कराता है। यूवी का पावर लेवल 1 था। तो क्या पावर लेवल मिला तुम्हें यूवी? मयंक यूवी को निराश देखते हुए उससे पूछता है तो यूवी अपना सिर खुजाते हुए कहता है, कुछ खास नहीं, मुझे पावर लेवल 1 मिला है। ये देखकर जिया वहां से चली जाती है यूवी को पूरी तरह से इग्नोर करके। यूवी कुछ नहीं समझता है। मयंक फिर यूवी के कंधे पे हाथ रखकर उससे कहता है, कोई नहीं, वैसे मैंने देखा था तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं थी, मगर डरना मत, जब तक मैं हूँ। ये देखो मेरा पावर लेवल भी 4 ही है, इसलिए तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मैं तुम्हारा बदला उससे ले सकता हूँ। यूवी को ये सुनकर अच्छा लगता है। उसका पहले कोई दोस्त तो था नहीं इसलिए दोस्ती पता नहीं थी, मगर ऐसा लग रहा था कि इस स्कूल में उसकी किस्मत बदलने वाली थी। यूवी के 2 स्ट्रेंथ पॉइंट्स बढ़कर अब 7 हो चुके थे और 2 एजिलिटी पॉइंट्स बढ़कर वो भी 7 हो गए थे। जब ये इनाम मिलता है यूवी को तो यूवी को समझ नहीं आता है कि क्यों उसे ये इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि वो तो टिक ही नहीं सका था उन दोनों स्टेज में।
पर फिर जब वो ध्यान से सिस्टम के चुनौती को याद करता है तो उसे समझ आता है कि उसको एक भी हमले को अपने शरीर पे लगने नहीं देना था। इस वजह से यूवी ने ये इनाम जीता था। एक एक करके अब सब अपना पावर लेवल सेट करवा लेते हैं टेस्ट को देने के बाद। जब टेस्ट खत्म हो जाता है तब एक अनाउंसमेंट होती है। आप सभी का आज पहला दिन है और आज क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा समय भी हो चुका है, इसलिए आप सभी आज स्कूल में घूमकर देख सकते हैं कि आपके कमरे कौन से हैं और इस स्कूल में आपके लिए क्या क्या मौजूद है। यूवी सबसे पहले अपने कमरे को देखने के लिए जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है वैसे ही यूवी को दिखाई देता है कि कमरे में पहले से ही 2 लड़के मौजूद थे। वो लड़के जैसे ही यूवी के पावर लेवल को देखते हैं वैसे ही वो दोनों अपनी जगह से उठकर यूवी को घेर लेते हैं और फिर यूवी को धक्का देते हुए उससे कहते हैं, पावर लेवल 1 का स्टूडेंट, नाम क्या है वैसे तेरा लड़के? यूवी से पहला लड़का पूछता है। बदले में यूवी जवाब देने की जगह अपने सामने दोनों लड़कों को इग्नोर करके कमरे से बाहर निकल जाता है। ये देखने के बाद पहला लड़का दूसरे लड़के को देखते हुए कहता है, ये तो चला गया, अभी तो हमने जान पहचान भी नहीं की, तो क्या कहते हो, पके क्या उसे? फिर दूसरा लड़का मुस्कुराते हुए जवाब देता है, पहले दिन ही बकरा मिल गया है तो उसको हलाल भी तो करना ही पड़ेगा। दोनों लड़के फिर यूवी के पीछे पीछे जाते हैं और यूवी को जानबूझकर एक जोरदार धक्का देकर वो दोनों यूवी को गिरा देते हैं। ओ भाई थोड़ा देख कर चला कर, यूवी तेज आवाज में कहता है उन दोनों से, जिसके बाद वो दोनों यूवी को घूरते हुए देखते हैं और फिर उसको उसके कॉलर से पकड़कर उठाते हुए कहते हैं, हम तो देख कर ही चल रहे हैं, तू बस हमारे रास्ते में आ गया और तेरे वजह से मेरे इतने महंगे जूते भी खराब हो गए, अब इसके पैसे कौन देगा? यूवी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है मगर यूवी खुद को छुड़ा नहीं पाता है क्योंकि उसके सामने में 3 पावर लेवल के लड़के थे। एक लड़के के पास में हीलिंग पावर थी तो एक के पास पृथ्वी की शक्ति थी। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, ये मेरे पैसे है और गलती भी मेरी नहीं थी। ये सुनकर जैसे ही पृथ्वी की शक्ति वाला लड़का यूवी को मारने को होता ठीक वैसे ही उन दोनों लड़कों को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, मेरे दोस्त को छोड़ दो नहीं तो मैं तुम दोनों का वो हाल करूँगा जो तुम्हारी अम्मा ने भी तुम्हारा नहीं किया होगा। यूवी के पीछे मयंक खड़ा होता है जो एक जड़ को हवा में इधर से उधर घुमा रहा होता है। सुना नहीं क्या कि मैंने तुम दोनों से क्या कहा, अभी यहाँ से निकलो, मयंक दोबारा कहता है, जिसके बाद वो दोनों ही लड़के यूवी को वहीं पे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। मयंक यूवी को हाथ देकर उसे उठाते हुए कहता है, तुम ठीक तो है ना? यूवी फिर अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहता है, हाँ मैं अभी तो ठीक हूँ, पर पता नहीं बाद में वो दोनों मेरे साथ क्या करेंगे, वैसे शुक्रिया तुम्हारा अभी के लिए। मयंक फिर यूवी के साथ साथ चलते हुए मुस्कुराता है और कहता है, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब दोस्ती की है तो निभानी भी तो होगी ना। अगर तुम चाहो तो तुम अपना कमरा बदल सकते हो, अभी तो मेरे पास कोई भी रूममेट नहीं है इसलिए तुम एक सामिनस से कहकर अपना कमरा चेंज करा सकते हो। यूवी को ये पता नहीं था इसलिए उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की थी। ठीक है तो मैं अभी ही जाकर अपना कमरा चेंज करा लेता हूँ। यूवी वहाँ से फिर एक सामिना के पास चला जाता है और मयंक अपने कमरे में चला जाता है। मगर जब यूवी कुछ दूर ही चलता है तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है, ओए लो लेवल, अभी तू अकेला है और यहाँ पर इस बार तेरा दोस्त भी बचाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, इसलिए मैं तुझे 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो तू मुझे अपने सारे पैसे दे दे आज के, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर तेरे पैसे खुद ही ले लूँगा। ये दोनों वही लड़के थे जो कुछ देर पहले यूवी को मारने की और परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या मुझे लड़ना चाहिए या फिर हार मानकर उसको अपने सारे पैसे दे देने चाहिए? मैं इससे लड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके पास एलिमेंटल पावर है और मेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है अभी तक इससे लड़ने के लिए। ये सब यूवी सोच ही रहा होता है कि तभी यूवी को उसके सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, चुनौती मिली है, अपने प्रतिद्वंदी को हराए, इनाम 100 एक्सपीरियंस, हिल और स्किल इस्तेमाल में आ जाएगा। तो क्या यूवी इस इनाम के लिए अपने से ऊंचे पावर लेवल से लड़ने की बेवकूफ़ी करेगा? क्या यूवी अपना हिल और स्किल खोल पाएगा? चैप्टर 5 स्कूल का सिस्टम, चैप्टर 05 स्कूल का सिस्टम, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, प्रीकैप। मुझे मालूम ही था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, मुझे वक्त रहते ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। इतना सब यूवी सोच ही रहा होता है कि तभी फिर से एक जड़ यूवी के सामने आके खड़ी हो जाती है और उन हमलों को रोक देती है। ये देखकर यूवी हैरान हो जाता है, वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। यूवी को सिस्टम से चुनौती मिलने के बाद यूवी के सामने वही 2 लड़के खड़े हुए थे जो कुछ देर पहले यूवी को धमका रहे थे और मारने की कोशिश कर रहे थे। यूवी को उसके सिस्टम से चुनौती मिलती है जिसे देखने के बाद यूवी सोच में पड़ जाता है, मुझे लड़ना चाहिए या फिर नहीं। पर यूवी कुछ आगे कर पाता या सोच पाता उससे पहले ही यूवी के ऊपर वो लड़का अपने पृथ्वी की शक्ति से हमला करने लगता है। अब ये ले, संभाल, तेरे बेहोश हो जाने के बाद मैं तेरे सारे पैसे ले लूँगा। वो लड़का अपने हाथ से ठीक वही हमला करता है जो टेस्ट के दौरान हुए थे।
वो लड़का सिर्फ अपने हाथ से अभी मिट्टी के बॉल ही फेंक पा रहा था अपने हाथों से, जिससे यूवी आराम से बच जाता है क्योंकि यूवी ने टेस्ट में इससे भी तेज हमले को चकमा दिया था। वो लड़का फिर मुस्कुराता है और यूवी की ज़मीन की मिट्टी को वो अपनी शक्ति से थोड़ा सा फिसलने वाला बना देता है, जिसके बाद यूवी गिर जाता है। मुझे मालूम ही था कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, मुझे वक्त रहते ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। इतना सब यूवी सोच ही रहा होता है कि तभी फिर से एक जड़ यूवी के सामने आके खड़ी हो जाती है और उन हमलों को रोक देती है। ये देखकर यूवी हैरान हो जाता है, वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। जिया तुम? यूवी के पीछे जिया ही होती है जो यूवी को बचाती है। लगता है इस बार फिर से ये बच गया, लेकिन अपने कमरे में तो तू आएगा ही ना, तब तुझे मैं देख लूंगा। इतना कहकर वो हीलिंग पावर वाला लड़का और पृथ्वी की शक्ति वाला लड़का भाग जाते हैं। यूवी उठते हुए जिया से कहता है, तुम्हारा थैंक्स, अगर तुम नहीं आती तो शायद मेरे सभी पैसे वो लोग ले लेते। लेकिन जिया उसका कोई जवाब नहीं देती है और बस यूवी को इग्नोर करके चली जाती है। ये देखकर यूवी कहता है, अजीब लड़की है, पहले मदद करेगी फिर जब कोई थैंक्स कहेगा तो उसको जवाब भी नहीं देगी। खैर अभी के लिए मुझे अपने कमरे को बदलवाना होगा, नहीं तो ये दोनों फिर से मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इतना कहकर यूवी सीधा एग्जामिनर के पास चला जाता है और एग्जामिनर आधे घंटे के अंदर ही यूवी का कमरा भी चेंज करवा देते हैं। यूवी अभी ग्राउंड से मयंक के कमरे में जा रहा था क्योंकि एग्जामिनर ने यूवी को मयंक का रूममेट बना दिया था। तभी यूवी को एक खाली जगह से कुछ लड़कों की आवाज़ सुनाई देती है, आज के तूने पैसे खर्च कर दिए और वो भी सारे। हमने कहा था न तुझे कि तेरे पैसों में से आधा हिस्सा हमारा होगा, तभी तुझे हम लोग परेशान नहीं करेंगे। लगता है तू ये बात भूल चुका है। वहाँ पर 5 लड़के मौजूद होते हैं, 3 लड़के जिनके पावर लेवल 4 और 4.5 होते हैं, 2 लड़के जिनमें से पहले लड़के का पावर लेवल 2 होता है और दूसरे लड़के पावर लेवल 2.3 होता है। वो दोनों लॉ लेवल के लड़के ज़मीन पे गिरे होते हैं और उनके हाथों को उन तीनों लड़कों में से एक लड़का अपने पैर से मसल रहा होता। जब दोनों लड़के दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहे थे तो वो लड़का और भी ज़ोरों से उन दोनों लड़कों के हाथों मसलने लगता है। ये स्कूल तो मेरे पहले वाले स्कूल से भी ज़्यादा बदतर है। यहाँ पर तो कम पावर लेवल वाले को ये सब कुछ समझते ही नहीं है। यूवी उन दोनों लड़कों की मदद करना चाहता था, मगर यूवी को अपनी सीमा पता थी। वो जानता था कि वो कुछ नहीं कर पाएगा इन लोगों के सामने, उल्टा वो और भी ज़्यादा मुसीबत में ही फंस जाएगा। वो वहाँ से ज़बरदस्ती चला जाता है। यूवी को इस स्कूल का सिस्टम जैसा पहले लगता था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। WT स्कूल जाना जाता था अपने प्रतिभा के कारण, और सबसे बड़ी बात उनके स्कूल के स्टूडेंट्स की वजह से। वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी शक्तिशाली बनकर ही निकलते थे, मगर ये सब अब यूवी के सामने आ रहा था। जहाँ पर आने के लिए वो कई रिक्वेस्ट भेजा करता था, अब वो वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से निकलना चाहता था। यूवी अपने कमरे में जाता है जहाँ पर मयंक नहीं था। मयंक नहीं है, शायद वो स्कूल घूम रहा होगा, यूवी कहता है और कमरे में आने के बाद अपने सामान देखने लगता है। वहाँ पे 3 बेड थे, इसका मतलब था कि जल्द ही कोई नया रूममेट भी उनके रूम में आ सकता है। जब यूवी अपने बिस्तर को छूकर देख रहा होता है तो तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से मयंक चलते हुए आता है। मयंक, तुम स्कूल देखने के लिए गए थे? यूवी पूछता है, मगर मयंक बस अपना सिर हाँ में हिला देता है और सीढ़ी से ऊपर वाले बेड पे जाकर लेट जाता है। ये कुछ अजीब लगता है यूवी को। मयंक जानबूझकर यूवी से नज़रें नहीं मिला रहा था। मयंक अपने बिस्तर पे रखे बैग से कुछ कपड़े निकालता है और अपने हाथ पे लगे जख्म पर लपेट लेता है। मयंक के हाथों से खून बह रहा होता है। क्यों मयंक के हाथों से खून बह रहा था और उसको ये जख्म कैसे लगा? क्या मयंक ने किसी से लड़ाई की है? क्या करेगा आगे यूवी आखिर कैसे इस समाज के सिस्टम को सुधारेगा? क्या होगा आगे? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। वेलकम टू माई चैनल स्टोरी किंग 2.0। स्टोरी नेम माई चेस्ट सिस्टम। चैप्टर 6, इंटेलिजेंट लड़का और नीला जलता चांद। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। प्री कैप। उसको सबक तो सिखाना होगा, लेकिन ताकत से नहीं। उसको अगर रास्ते पे लाना है तो मुझे अपने दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि अगर ताकत से मैंने उससे लड़ने का सोचा तो मैं ज़रूर हार जाऊंगा। सोहेल इंटेलिजेंट लड़कों में सबसे टॉप पे था। सोहेल का दिमाग इतना खतरनाक था कि उससे बड़े पावर लेवल वाले स्टूडेंट्स भी दूर ही रहते थे। मयंक का यूवी को इग्नोर करने के बाद यूवी को काफ़ी अजीब लगता है ऐसे मयंक का कुछ भी बोलना, लेकिन यूवी ढंग से ना तो इस स्कूल को जानता था और ना ही इन अनजान लोगों को, इसलिए उसको लगता है कि अगर मयंक बात नहीं करना चाहता है तो यूवी भी कुछ नहीं कहेगा। यूवी मयंक को कमरे में अकेला ही छोड़ देता है और खुद बाहर चला जाता है। अभी तो काफ़ी भूख लग रही है, पहले कुछ जाकर खा लेता हूँ। यूवी कैंटीन में जाता है जहाँ पर सभी बावर्ची वेज और नॉन वेज खाना बनाकर बच्चों को लाइन से दे रहे थे। ये जो घड़ी में पैसे दिए जाते थे वो स्कूल की तरफ से ही दिए जाते थे, और इस स्कूल में खाना पानी और बाकी की चीज़ें अपने इन्हीं थोड़े से पैसों से खरीदना पड़ता था। ये पैसे रोज़ दिए जाते थे।
कई चीज़ें स्कूल की तरफ से ही दिए जाते थे मुफ्त में, जैसे कि यूनिफॉर्म, इक्विपमेंट्स और शक्तियाँ जो इस स्कूल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती थी। यूवी भी लाइन में लग जाता है। वहाँ पर सबसे कम लेवल का अभी यूवी ही था और उसका लेवल उसके घड़ी में सब अच्छे से देख पा रहे थे, इसलिए वो सभी यूवी को काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। इन नज़रों से मुझे नफ़रत है, यूवी धीरे से कहता है। यूवी अपना खाना लेकर टेबल पर बैठ जाता है और अपना खाना खाने लगता है। तभी कुछ लड़के बात करते हुए जा रहे थे। तुम्हें पता है, उस लड़के ने क्या ही अपने शक्ति से उस बुली करने वाले लड़के को मारा था। इस बार उसने शायद गलत लड़के को बुली करने का सोच लिया था। वो शक्ति वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, प्लांट कंट्रोल की शक्ति। तुझे क्या लगता है वैसे, क्या वो लड़का प्लांट कंट्रोल शक्ति वाले लड़के से अपना बदला लेगा? 3 लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। प्लांट कंट्रोल की शक्ति, यूवी जितना जानता था उसमें से प्लांट कंट्रोल की शक्ति अभी तक उसने जिया और मयंक के पास ही देखा था, और ये तीनों किसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनने के बाद यूवी के दिमाग में मयंक का ही चेहरा घूमने लगता है। मयंक ने लड़ाई की, लेकिन क्यों? क्या इसी वजह से मयंक मुझसे बात नहीं कर रहा था? यूवी खुद से ही कहता है। होता क्या है असल में, वो तो उन लड़कों को भी पता नहीं होता है, क्योंकि उन लड़कों ने भी किसी और से ही सुना था ये सब। क्या जिया को इस खबर के बारे में पता होगा? यूवी सोचते हुए कहता है। गर्ल्स हॉस्टल में थी अभी जिया अपने रूम में, और अभी तक उसको अपने भाई के बारे में नहीं पता चला था। मयंक भी कैंटीन में आता है खाना खाने के लिए। जब मयंक की नज़र यूवी पे जाती है तो वो हंसते हुए अपने खाने को लेकर उसके पास जाता है और उसके पास बैठते हुए मजाकिये तरीके से कहता है, अकेले अकेले ही खा रहे हो ब्रो? मुझे भी तो पूछ लिया होता, मुझे भी बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है। यूवी ये सुनकर हैरानी से मयंक को देखने लगता है, क्योंकि जब यूवी ने मयंक से बात करने की कोशिश की थी तो मयंक तो कोई भी जवाब नहीं देता है। मयंक को और यूवी को कई स्टूडेंट्स अजीब ही नज़रों से देख रहे थे और धीरे धीरे आपस में बातें भी कर रहे थे। यूवी फिर मयंक के बाजू को देखते हुए उससे पूछता है, वैसे ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ये सुनकर मयंक अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करते हुए कहता है, ये चोट, ये तो बस ग्राउंड पे कुछ लड़के अपने शक्तियों की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हीं से लग गई, गलती से। कुछ खास नहीं है ये चोट, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। मयंक यूवी से झूठ कहता है। उसको लगता है जो उसने किया था वो अभी तक फैला नहीं होगा, लेकिन इस स्कूल में बातें आग की तरह फैलती थी। यूवी फिर इस बात को छोड़कर मयंक से कहता है, वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हें मेरे साथ ऐसे बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। तुम्हें अपने जितने या अपने से बड़े पावर लेवल के स्टूडेंट्स के साथ बैठना चाहिए। मेरे साथ बैठने से तुम्हारी ही बदनामी होगी। यूवी को मालूम था कि मयंक ऊंचे पावर लेवल पे था और वो खुद एक लेवल पे ही था। मयंक फिर यूवी को उन सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए मुस्कुराकर जवाब देता है, कुछ नहीं होता, बदनामी होगी तो होने दो, मैं तो अपने दोस्त के साथ ही बैठकर खाना खाऊंगा। यूवी ज़्यादा नहीं समझा सकता था मयंक को, इसलिए वो उसके आगे अब कुछ नहीं कहता है और अपने पेट को भरने में ध्यान देने लगता है। यूवी को इसी बीच कुछ समझ आने लगता है। वो खाना तो खा रहा होता है, मगर जो खाने का स्वाद उसको पहले आता था अब वैसा स्वाद उसको नहीं मिल रहा था। उसको खाना बेस्वाद लग रहा था। ऐसा क्यों था उसको खुद भी नहीं पता चलता है, लेकिन इससे यूवी का भूख तो मिट रहा था। दूसरी तरफ सोहेल अपने दोस्तों के साथ था। सोहेल भाई, ऐसे नहीं चलेगा, आपको उस लड़के को सबक सिखाना ही होगा। सोहेल वही होता है जिसकी लड़ाई मयंक से होती है। सोहेल का पावर लेवल भी 4 ही होता है, मगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति होती है, जिसकी वजह से उसकी शक्ति मयंक की शक्ति के सामने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती है। सोहेल को भी काफ़ी चोट आई थी। वो अपने दोस्त की बात सुनकर कहता है, उसको सबक तो सिखाना होगा, लेकिन ताकत से नहीं। उसको अगर रास्ते पे लाना है तो मुझे अपने दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि अगर ताकत से मैंने उससे लड़ने का सोचा तो मैं ज़रूर हार जाऊंगा। सोहेल इंटेलिजेंट लड़कों में सबसे टॉप पे था। सोहेल का दिमाग इतना खतरनाक था कि उससे बड़े पावर लेवल वाले स्टूडेंट्स भी दूर ही रहते थे। जो 2 लड़के सोहेल के अगल बगल में थे वो दोनों सोहेल के रूम में थे, और साथ ही उसके एक तरह से चमचे भी। वो दोनों सोहेल का सब कहना मानते थे, बदले में सोहेल उन दोनों को बचाता था बाकी स्टूडेंट्स से। सोहेल की शक्ति अभी 4 पावर लेवल पे ही था, इसलिए वो सिर्फ अपने दोनों हाथों को ही ट्रांसफॉर्म कर सकता था। यूवी और मयंक इन सब चीज़ों से अनजान होकर मार्शल आर्ट्स क्लास जाते हैं। अभी यहाँ पर इतने लोग नहीं थे जितने होने चाहिए थे। यहाँ पर बिना शक्ति वाले स्टूडेंट्स को मजबूत किया जाता था। एक अनजान ग्रह पर, जहाँ का आसमान मेहरून रंग का और वहाँ का चांद सूर्य की तरह जल नील रंग में जल रहा था। उसी ग्रह के एक कब्र में हलचल होता है। हलचल ऐसी होती है जिससे लगभग 1 किलोमीटर तक भूकंप का एहसास होता है। उसी ग्रह के 5 बड़े महल में अलग अलग लोग एक सूचना लेकर जाते हैं अपने लॉर्ड के पास। ये चौथा कब्र है ग्रैंड लॉर्ड। यहाँ पर भूकंप का एहसास हुआ है, एक शख्स अपने लॉर्ड को बताता है, जिसे सुनने के बाद वो लॉर्ड अपने ठुड्डी पे हाथ रखकर सोचते हुए कहता है, तो क्या डार्क गॉड अभी भी जिंदा ही है? उन 5 ग्रैंड लॉर्ड में से एक ग्रैंड लॉर्ड सोचते हुए कहता है,
इधर मयंक और यूवी दोनों ही मार्शल आर्ट्स के एरिया को अच्छे से देख रहे थे। उन दोनों को तभी दिखाई देता है कि एक लड़का जो लकड़ी के सहारे चल रहा था उसकी लकड़ी को कुछ लो पावर के स्टूडेंट्स लेकर उसके साथ खेल रहे थे। मुझे मेरी छड़ी दे दो, मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, मेरी छड़ी ही मेरा सहारा है, प्लीज़ मेरे छड़ी को लौटा दो, वो लड़का परेशान होते हुए कहता है। यूवी और मयंक बिना देरी किए उसके पास जाने लगता है। परेशान क्यों कर रहे हो तुम सब इसको, इसकी छड़ी इसको वापस दो अभी, मयंक कहता है। वो सब जैसे ही पावर लेवल 4 के किसी स्टूडेंट को देखते हैं तो वो तुरंत उस छड़ी को वहीं पर छोड़ते हैं और खुद भागते हुए वहां से चले जाते हैं। ये लो भाई तुम्हारी छड़ी, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, वो लड़के वहां से जाते हुए कहते हैं। यूवी जमीन से उस छड़ी को उठाकर उस अंधे लड़के को देता है और कहता है, ये लो तुम्हारी छड़ी, अब वो लोग तुम्हें परेशान करने नहीं आएंगे। वो लड़का अपनी छड़ी को वापस पाकर अब अच्छे से खड़ा हो जाता है। वो छड़ी मानो उसकी आंखें हो। वो लड़का फिर यूवी और मयंक की तरफ घूमकर उनको धन्यवाद देता है। शुक्रिया तुम दोनों का मेरी छड़ी उन लड़कों से मुझे लौटाने के लिए। मेरा नाम ओम है और आप दोनों का क्या नाम है? ओम, यूवी और मयंक से पूछता है, जिसके बाद मयंक और यूवी दोनों ही अपना नाम बताते हैं ओम को। मैं हूँ यूवी और ये है मयंक, यूवी कहता है, जिसके बाद मयंक ओम से पूछता है, तुम देख नहीं सकते हो अगर ओम, तो तुमने इस स्कूल में आने का क्यों सोचा और माना कि तुम इसी स्कूल में आना चाहते थे, मगर फिर तुमने कोई ऐसी शक्ति क्यों नहीं ली जिससे तुम्हें देखने में मदद हो, ऐसा कुछ? ओम ये सुनकर मुस्कुराता है और मयंक को जवाब देता है, किसने कहा कि मेरे पास शक्ति नहीं है? क्या होगा आगे? अगर ओम के पास शक्ति है तो वो उन लड़कों के सामने अपनी छड़ी के चल जाने से उनसे मान क्यों रहा था? आखिर कौन सी शक्ति है ओम के पास? कौन सा ग्रह था वो जहां पर चांद लाल रंग में जल रहा था और क्या है उस ग्रह का राज? चैप्टर 7 जिया की चेतावनी और दी डिविनिटी। चैप्टर 07 जिया की चेतावनी और दी डिविनिटी। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। प्रीकैप। मयंक कंफ्यूज होता है क्योंकि उसको उसकी बहन चेतावनी देने आई थी कि उसको सोहिल से बचकर रहना चाहिए था। ऐसा क्या था सोहिल में जिसकी वजह से खुद जिया को आना पड़ा था मुझे सतर्क करने के लिए? यूवी और मयंक का ओम से मिलने के बाद मयंक ओम को कहता है कि उसको अपने लिए कोई ऐसी शक्ति ले लेनी चाहिए जिससे उसको थोड़ा बहुत दिख सके। फिर ओम भी मयंक को जवाब देता है कि उसके पास शक्ति है। ये सुनकर मयंक पूछता है, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? ओम फिर अपने हाथ को हिलाता है, जिसके बाद एक छोटा सा पपेट यूवी और मयंक के सामने आ जाता है ओम के कंधे से उतरकर। यूवी और मयंक को तो अब तक यही लग रहा था कि ओम के कंधे पे उसके ही पहने कपड़े का कोई डिज़ाइन बना होगा, मगर जब वो पपेट नीचे उतरता है तो उन सबको समझ आता है कि ये कोई डिज़ाइन नहीं पपेट था। मेरे पास पपेट मास्टर की शक्ति है। मैं भले ही देख नहीं सकता हूँ मगर ये मेरा पपेट सब कुछ देख सुन और समझ सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता है। और जो तुम दोनों मेरी छड़ी देख सकते हो वो कोई आम छड़ी नहीं है, ये मेरी आंखें हैं। इस छड़ी के नीचे का सिरा जब ज़मीन को छूटा है तो मुझे सब कुछ दिखाई देता है, मगर सिर्फ एक लाइन में, और हर लाइन का रंग अलग अलग होता है। पपेट मास्टर, इस शक्ति के बारे में ना तो मयंक को कुछ ज़्यादा पता था और ना ही यूवी को। ओम यूवी की तरफ अपनी दोनों आंखों को छोटी करके ध्यान से देखने लगता है। इसमें कुछ गड़बड़ है, ओम खुद से ही कहता है। जहां पर यूवी खड़ा था वहां पर ओम को पीली लाइन की जगह एक मेहरून लाइन दिख रही थी जिसे बहुत ही हल्की काली धुंध घेर रही थी। ओम को उसकी शक्ति पीली लाइन दिखाती थी जब कोई इंसान उसके सामने खड़ा होता था तो, मगर आज पहली बार ओम कुछ अलग दिख रहा था। ओम के चेहरे को ना तो मयंक देखता है और ना ही यूवी, वो दोनों तो ओम के पपेट को देख रहे होते हैं। अच्छा तो अब तुम कहाँ जाने का सोच रहे हो ओम? अगर तुम कहो तो हम दोनों तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ सकते हैं, यूवी ने कहा। उसे लग रहा था कि अगर किसी को पता चलेगा कि ओम अंधा है तो ज़रूर कोई ना कोई ओम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। ओम फिर यूवी की तरफ देखते हुए जवाब देता है, अपने छड़ी की तरफ इशारे करते हुए, मैं वैसे तो अपनी छड़ी की मदद से और अपने पपेट की मदद से चला तो जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। यूवी और मयंक को अभी कोई भी काम नहीं था और उन दोनों को ही लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना था, इसलिए यूवी और मयंक दोनों ही ओम को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए जाते हैं। चलते वक्त गलियारे में वो तीनों आपस में बातें भी करते हुए जा रहे होते हैं। तो तुम्हें तुम्हारा कमरा मालूम है या फिर नहीं? मयंक पूछता है, क्योंकि ओम उन लोगों को यूवी और मयंक के कमरे के दरवाजे के पास ही लाकर रोक देता है और कहता है, यही मेरा कमरा है। ये सुनकर यूवी और मयंक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया था उनके साथ। पहले तो वो दोनों ओम से मार्शल आर्ट्स क्लास में मिलते हैं और अब ओम ही उनका नया रूममेट भी था। ओम, तो तुम ही हमारे नए रूममेट हो, असल में तुम हमें हमारे ही रूम में ले आए हो, मैं और यूवी इसी कमरे में रहते हैं। हमारे साथ क्या ही कोइंसिडेंस हुआ है? मयंक इतना कहता है और ये सुनकर यूवी के साथ ओम ये जानकर मुस्कुरा देता है। तभी उनके दरवाजे पे दस्तक होती है। अब कौन आया है? यूवी दरवाजे की तरफ गौर से देखते हुए मयंक से पूछता है। मुझे भी मालूम नहीं, ये तो
पता नहीं कौन है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। मयंक जवाब देता है और वो दरवाजे को खोलता है। दरवाजे के खुलते ही सामने में मयंक जिया को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो तुरंत ही जिया से पूछ लेता है दरवाजे पे ही, बेहन तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया अपने अगल बगल में देखती है कि कहीं वहाँ पर उसे देख तो नहीं रहा है ना। जिया अपने भाई को धक्का देकर अंदर आते हुए दरवाजे को बंद करके कहती है, भाई तुमने क्या किसी से झगड़ा किया है? ये सुनकर मयंक अपनी नज़रें जिया से चुराने लगता है। जिया फिर दोबारा से पूछती है अपने भाई से, बोलो भाई, क्या तुमने कोई झगड़ा किया है? और हाँ, मैं पहले ही बता रही हूँ कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी सच की गवाही ये तुम्हारे हाथ से रिश्ते हुए खून को रोकने वाली पट्टी दे रही है। मयंक जानता था कि वो अपनी बहन से ये नहीं छिपा सकता था, इसलिए वो उसको बताता है, हाँ मैंने झगड़ा किया है। जिया फिर मयंक के कंधे को पकड़कर कहती है, और जिसके साथ तुमने झगड़ा किया है कहीं उसका नाम सोहेल तो नहीं है ना? मयंक सोचने लगता है और फिर जवाब देता है, शायद, हाँ उसका नाम शायद सोहेल ही था, जितना कि मैंने बाकी स्टूडेंट से सुना था। ये जानने के बाद जिया अपने भाई को बताती है, सोहेल के बारे में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जब मैंने सुना कि सोहेल के साथ किसी ने लड़ाई की थी जिसके पास प्लांट कंट्रोल की शक्ति थी, तो मुझे लगा ही था कि तुम ही होंगे। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि तुम सोहेल से अब दूर ही रहना, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक शख्स है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में। मयंक कंफ्यूज होता है क्योंकि उसको उसकी बहन चेतावनी देने आई थी कि उसको सोहेल से बचकर रहना चाहिए था। ऐसा क्या था सोहेल में जिसकी वजह से खुद जिया को आना पड़ा था मुझे सतर्क करने के लिए? खैर, अगर खुद मेरी बहन मुझे उससे सतर्क रहने के लिए बोल रही है तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई बात तो होगी ही, मयंक कहता है सोहेल को याद करते हुए। जिया जो सिर्फ मयंक से ही बात कर रही थी, उसको ये तो मालूम ही नहीं था कि उस रूम में मयंक और जिया के अलावा भी लोग थे। जब तक यूवी चीख नहीं आ जाती है, यूवी अपने नाक को पोंछता है और फिर जिया से कहता है, तुम दोनों कंटिन्यू करो। जिया यूवी के साथ एक और लड़के को देखकर वहां से तुरंत चली जाती है। जिया को लो लेवल के लोगों के पास रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो जब भी कम पावर लेवल के लोगों को देखती तो वो उनसे दूर चली जाती। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि जिया बुरी थी। जब यूवी मुसीबत में था तब जिया ने उसकी मदद की थी, इसलिए इससे जिया को बुरा तो घोषित नहीं किया जा सकता था। मयंक जब सोच में डूबा हुआ था तो ओम यूवी से उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछता है, ये लड़की कौन थी? और उसने तो हम दोनों से बात भी नहीं की, ऐसा क्यों? यूवी फिर ओम को बताता है, ये जिया थी। जिया मयंक की बहन है और उसको पता नहीं क्यों मुझसे कोई दुश्मनी। वो जब भी मुझे देखती तो ना तो मुझसे बात करती और ना ही मेरे साथ के किसी से बात करती है। ओम फिर यूवी से पूछता है, क्यों, तुमने कुछ किया था क्या उसके साथ? यूवी फिर घूरकर ओम को देखता है और उससे कहता है, वो जंगली शेरनी है, मैं क्या ही उसका कुछ बिगाड़ूंगा, ऊपर से मेरा पावर लेवल 1 है और उसका 4, मैं तो उसको सपने में भी कभी परेशान ना करूं। मयंक अपनी गहरी सोच से बाहर आता है और जाकर बिस्तर पे लेटते हुए कहता है, छोड़ो यार, सोहेल को देख लूंगा, क्या ही कर लेगा मेरा आखिर में वो। यूवी को पता नहीं क्यों थकान ही महसूस नहीं हो रही थी, उसकी बॉडी में अभी भी बहुत जान थी और वो थका हुआ तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो वहां से जाते हुए कहता है, ओम मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। ओम भी फिर अपने बिस्तर पे बैठते हुए यूवी को जवाब देता है, मेरा कोई मूड नहीं है, अभी के लिए मैं बस अब सोना चाहता हूँ। शाम हो गया था और सूरज धीरे धीरे करके ढल रहा था। यूवी लाइब्रेरी में कुछ ऐसी किताबें ढूंढने लगता है जो उसकी शक्ति से रिलेटेड हो, मगर उसको कोई भी ऐसी किताब नहीं मिलती है जो किसी परछाई या अंधेरे से जुड़ा हुआ हो। शायद वो किताबें पावर लेवल 5 से 10 वाले लाइब्रेरी में होगा, मगर मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 5 से 10 पावर लेवल के स्टूडेंट्स ही जा सकते, और ऊपर से वो लाइब्रेरी तो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के बिल्डिंग में है। लगता है मुझे ऐसे ही वापस जाना होगा। 2 बिल्डिंग्स आपस में बता हुआ था, एक बिल्डिंग था जिसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ते थे और दूसरे बिल्डिंग में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स पढ़ते थे। फर्स्ट ईयर वालों का सेकंड ईयर के बिल्डिंग में जाना सख्त मना था और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी फर्स्ट ईयर वालों के बिल्डिंग में जाना सख्त मना था। मगर फर्स्ट ईयर के 5 से लेकर 10 के पावर लेवल वाले स्टूडेंट्स सेकंड ईयर के बिल्डिंग में जा सकते थे, लेकिन सिर्फ लाइब्रेरी में ही, इसके अलावा और कहीं भी नहीं। यूवी जब निराश होकर जाने लगता है तभी एक किताब काफ़ी ऊपर वाले फ्लो से गिरती है। अरे अरे बचा मैं, अगर ये बुक मेरे ऊपर गिरती तो जो थोड़े बहुत साफ सुथरे कपड़े पहना हूँ वो भी पूरे गंदे हो जाते। कितना धूल लगा जमा है इस किताब पर, लगता है किसी ने कई सालों से इस किताब को छुआ तक नहीं है। यूवी के ऊपर एक बुक गिरते गिरते बचती है जिस पर बहुत ही ज़्यादा धूल जमा हुआ था। इतनी धूल जमी हुई थी कि बुक का नाम के साथ पूरी बुक ही धूल के अंदर आ गई थी। यूवी उस बुक के ऊपर से धूल को साफ करता है। जब धूल साफ हो जाता है उस बुक के ऊपर से तो यूवी उस बुक के नाम को अब देख सकता था और साथ ही वो चित्र भी बने हुए देख सकता था जो उसके ऊपर बना हुआ था।
वो देखने के बाद यूवी की आंखें चमक जाती है, जिसके बाद वो उस बुक का नाम लेते हुए कहता है, दी डिविनिटी। क्या है ये किताब? आखिर क्यों यूवी की आंखें चमक जाती है इस किताब का नाम पढ़ने के बाद, और उसकी शक्तियां का इस किताब से क्या मतलब है? क्या मयंक सोहिल के प्लानिंग से बच पाएगा? चैप्टर 08, पहला अध्याय, और काली बिल्ली। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। प्रीकैप। जब यूवी चांद को गौर से देख रहा होता है तो तभी उस चांद को पार करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे एक काली आकृति तेजी से गुजर रही होती है। तभी वो काली आकृति रुकती है और अपनी चमकती आंखों से यूवी को देखती है। ये क्या है? एक काली बिल्ली, और वो भी इतनी ज्यादा बड़ी, कहीं ये कोई बीस्ट तो नहीं है? किताब को देखकर जब यूवी की आंखें चमक जाती है, अब उसके आगे ये किताब द डिविनिटी थी। यूवी की आंखें चमक उठती है बुक के नाम को पढ़ते ही, क्योंकि इस बुक का नाम यूवी के बीस्टा फॉर्म के जैसा था। मुझे इस किताब से मेरे बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही, यूवी कहता है, और उस किताब को लेकर वहीं पे लाइब्रेरी में एक गोल टेबल पे बैठ जाता है। यूवी के किताब खोलते ही सबसे पहले पन्ने पे कुछ सूचना करके लिखा हुआ था जो धुंधली पड़ी हुई थी, मगर यूवी की आंखें पहले से ज़्यादा तेज था, इसलिए वो सूचना पता है। सूचना किताब के चित्र और लेख जिसने लिखा है उस व्यक्ति के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए किताब को पढ़ने के बाद आप हमें ना परेशान करें। ये कुछ ऐसा था जिसे पढ़ने के बाद यूवी अब सोच में पड़ गया था। आखिर कोई इस किताब में ऐसी सूचना क्यों लिखेगा, और भला इस किताब में ऐसा क्या है जिसे पढ़ने के बाद कोई स्टूडेंट शिकायत करेगा? यूवी खुद से ही कहता है, मगर उसको जब कुछ समझ नहीं आता है तो उसको लगता है ये तो इस किताब को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इतना कहकर यूवी अब ज़रूरी पाठ पे आ जाता है। अध्याय 1 की हेडिंग होती है डिविनिटी क्या है। यूवी आगे पढ़ना जारी रखता है। डिविनिटी, जिसे हम हिंदी में देवत्व कहते हैं, लेकिन आखिर ये देवत्व है क्या? डिविनिटी यानी कि देवत्व कोई वस्तु नहीं है, यह आत्मा है, परमात्मा है, जिसका अस्तित्व ना होकर भी है और होकर भी उसका अस्तित्व नहीं है। दिव्यता, देवता, देवत्व, धर्मशास्त्र सब एक ही है, मगर अलग अलग रूप में। तो चलिए हम इसे जानने के लिए खुद उस डिविनिटी के पास जाते हैं जिससे तुम्हें इस किताब को पढ़ने का मौका मिला है। यूवी पन्ना पलटता है और फिर दूसरे पन्ने को पढ़ना शुरू करता है। डिविनिटी, ये एक जीव है, इंसान है या बहुत है या कोई देवता, ये आप नीचे दिए गए चित्र को देखकर पता लगा सकते हैं, क्योंकि यही है डिविनिटी इसके पास है, लेकिन हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। डिविनिटी भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो उजाला लाता है और एक वो जो अंधेरा कायम रखता है। ये डिविनिटी डार्क डिविनिटी है, ये अंधकार का ईश्वर है। आग, मौत, सूर्य, पाताल लोक और विनाश का देवता है। ये डार्क डिविनिटी 4 प्राणियों से मिलकर बना है, मानव, देवता, राक्षस और अंधकार। डार्क डिविनिटी इन चारों भेस में आ सकता है, क्योंकि वो भेस भी बदल सकता है। डार्क डिविनिटी ज़्यादातर मानव ही बनकर रहता है और ये खून का सेवन करके जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये राक्षस भी है। यूवी को गूसबम्प्स मिलने लगते हैं ये सब पढ़ने के बाद, क्योंकि वो अभी हाफ डिविनिटी था और ये सब इस किताब में भी लिखा हुआ था जैसा सिस्टम ने यूवी को बताया था। तो क्या मैं भी एक डार्क डिविनिटी ही हूँ? यूवी अपने हाथों को देखते हुए कहता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये जानने के बाद उसको खुश होना चाहिए या फिर दुखी, क्योंकि उसके मन में अब हजारों सवाल उमड़ रहे थे। डिविनिटी जो सब जीव से अलग होता है, जिसके बारे में दुनिया में लगभग सिर्फ 1% लोगों को मुश्किल से पता होगा। वैम्पायर, गॉड्स, बीस्ट, सब क्रिएचर से अलग। पहला अध्याय खत्म हो चुका था और अब यूवी का दूसरा अध्याय पढ़ने का मन हो रहा था, लेकिन फिर वो सोचता है, अगर सब चीज़ मैंने आज ही पता कर ली तो शायद मैं इसको पचा नहीं पाऊंगा। मुझे धीरे धीरे करके इस किताब को पढ़ना चाहिए। यूवी उठता है और इस किताब को अपने पास ही रख लेता है। उसे अब ये जानने में बड़ी दिलचस्पी थी कि अब अगले अध्याय में क्या होगा, क्योंकि उसने सब कुछ अपने बारे में तो एक ही अध्याय में जान लिया था। ये सोचने वाली बात है, कोई ऐसा जीव जो ना कभी देखा गया ना कभी सुना गया, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता के पास ऐसी शक्ति कैसे आई? ऐसे ही कई सारे सवाल थे यूवी को जो अपने माता पिता से पूछना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। रात हो जाता है और अब सभी अपने अपने हॉस्टल में वापस लौट आते हैं, क्योंकि रात को उन लोगों का बाहर निकलना सख्त मना था। लेकिन फिर भी यूवी स्कूल के अंदर घूम रहा था, उसके अंदर काफ़ी एनर्जी बची हुई थी और ऊपर से उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो घूमते घूमते मैदान में आ जाता है। आसमान बिल्कुल साफ था और चांद के साथ तारे खूब जगमगा रहे थे। तारे चांद की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। जब यूवी चांद को गौर से देख रहा होता है तो तभी उस चांद को पार करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे एक काली आकृति तेजी से गुजर रही होती है। तभी वो काली आकृति रुकती है और अपनी चमकती आंखों से यूवी को देखती है। ये क्या है? एक काली बिल्ली, और वो भी इतनी ज़्यादा बड़ी, कहीं ये कोई बीस्ट तो नहीं है? यूवी कहता है उस काली बिल्ली को देखते हुए। वो बिल्ली यूवी को घूर कर देखने के बाद वहाँ से स्कूल फर्स्ट ईयर के बिल्डिंग में चली जाती है। ये तो हमारे ही बिल्डिंग में जा रही है, मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो ये किसी भी नुकसान कर सकती है।
युवी तुरंत वहां से उस बिल्ली के पीछे लग जाता है। बिल्ली की तेजी युवी की तेजी से काफी ज्यादा थी। उस बिल्ली को जब लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है तो वो पीछे मुड़कर देखती है। अब ये कौन है? ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? क्या इसे मुझसे डर के अपने हॉस्टल में नहीं चल जाना चाहिए था? ये गर्ल्स हॉस्टल था जहां पर यूवी घुसा चला आया था। वो बिल्ली तभी एक छलांग मारकर गायब हो जाती है और फिर यूवी बस देखता ही रह जाता है। ये तो छूट गई मेरे हाथों। पर ये कोई सच में बिल्ली ही थी या फिर कुछ और? यूवी सोचता है, लेकिन वो जब हॉस्टल के रास्तों को और बाकी सब चीज़ों को देखता है तो उसका एहसास होता है कि वो गलती से गर्ल्स हॉस्टल में आ गया था। अरे बाप रे, मैं ये कहाँ आ गया? जल्दी से मुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो अगर कोई देख लिया था पहले दिन ही मेरा काम तमाम हो जाएगा। यूवी कहता है और जल्दी से वहाँ से जैसे भागते हुए आया था ठीक वैसे ही भागते हुए बाहर भी आ जाता है। वो सीधे अपने कमरे में जाकर ही रुकता है। यूवी, आ गए तुम? मयंक पूछता है यूवी के अंदर आते ही। यूवी पर फिर सबसे पहले पानी पीता है और फिर मयंक और ओम को देखते हुए उन्हें बताता है। तुम दोनों को शायद ये जानकर यकीन नहीं होगा कि अभी मेरे साथ क्या हुआ था। मयंक ये सुनकर तुरंत बैठ जाता है और झट से पूछता है, क्या हुआ था? फिर से कोई परेशान कर रहा था क्या तुम्हें? ओम भी फिर बैठता है और यूवी से कहता है, क्या हुआ था यूवी? यूवी फिर उन्हें बताता है, मैंने एक बड़ी और काली बिल्ली देखी थी जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा रही थी। पहले पहले तो मुझे लगा कि ये कोई बीस्ट होगा, लेकिन फिर उसने मुझे देखा और बिना कुछ किए ही वहां से गर्ल्स हॉस्टल में चली गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया, लेकिन वो अचानक से गायब ही हो गई। मयंक और ओम दोनों ही हैरान होते हैं ये सुनकर, क्योंकि यहाँ पर घुसना किसी के लिए भी इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था जितना आसान उस बिल्ली ने बना दी थी। वो शायद कोई बीस्ट ही होगा जो आधा बिल्ली और आधा बीस्ट होगा। जल्द ही उसको स्कूल की तरफ से कोई ना कोई उसे पकड़ लेगा। यूवी को भी यही लगता है। वो तीनों फिर अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एक कमरे में। उफ, उस लड़के ने तो मेरी जान ही निकाल दी। पता नहीं कौन था वो जो मेरे पीछे पड़ गया था। कौन है ये बिल्ली जैसी काली आकृति? क्या है ये द डिविनिटी किताब का रहस्य? आखिर इतना कुछ कैसे उस किताब में लिखा है डिविनिटी के बारे में? अब इस किताब का अगला अध्याय क्या होगा? CH9 मार्शल आर्ट्स क्लास और प्रोफाइल स्किल। चैप्टर 09 मार्शल आर्ट्स क्लास और प्रोफाइल स्किल। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। प्रीकैप। तुम घुंघराले बाल वाले लड़के, मैं तुमसे लड़ना चाहूंगा। यूवी की तरफ उंगली करते हुए वो लड़का कहता है, जिसके बाद यूवी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है क्योंकि ये काफी अचानक से था। यूवी जब काली आकृति का पीछा करना बंद कर देता है, अब उसके बाद अगली सुबह जब यूवी की आंखें खुलती है तो उसका सिस्टम उसको मॉर्निंग विश करता है। गुड मॉर्निंग यूवी। ये सिस्टम कम इंसान ज्यादा लगता है। चलो अब अपनी पहली क्लास भी अटेंड कर लिया जाए। इतना कहकर यूवी स्कूल की साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन लेता है। वो जब बिस्तर पे देखता है तो उसको वहां ना तो मयंक दिखाई देता है और ना ही ओम। फिर जैसे ही वो समय की तरफ देखता है घड़ी में 9 बज रहे थे। ओह शिट, स्कूल के पहले क्लास में ही मैं लेट हो गया। पता नहीं यार अब मेरे साथ टीचर क्या करेंगे। यूवी तुरंत क्लास के लिए दौड़ लगाता है। कुछ देर भागने के बाद यूवी अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है और फिर वो हंसते हुए कहता है, मे आई कम इन सर? तभी उसको 2 लड़कों की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। तुम सर किसको बना रहे हो? सर तो अभी आई ही नहीं है, पहले सामने 2 देख लेते। यूवी फिर जब अपनी नज़रें ऊपर करता है तो उसको अपने सामने जिया खड़ी दिखाई देती है और उसके पीछे उसका भाई मयंक और ओम खड़ा होता है। जिया अपने दोनों हाथों को मोड़कर यूवी को देख रही होती है और मयंक के साथ ओम यूवी पे रहे होते हैं। होता है यार, हो जाती है गलती। मुझे लगा कि मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, इसलिए सामने देखे बिना ही सर बोल दिया। यूवी मयंक और ओम से कहता है। इसके बाद वो जिया से कहता है, एक बार फिर से मुझे इसके लिए माफ़ करना। यूवी फिर साइड होकर जिया से बचकर क्लास के अंदर चला जाता है। क्लास काफ़ी बड़ी थी और स्टूडेंट्स भी अच्छे खासे थे। पता नहीं हर बार मेरी मुलाकात जिया के साथ ऐसे ही क्यों होता है। किसी दिन जिया का दिमाग खिसका तो ये मुझे सूली पर ही लटका देगी। यूवी खुद से ही कहता है अपने मन में। वो सब फिर क्लास में बैठ जाते हैं। सर को आने में आज देरी हो गई थी, इसलिए जितने भी लेट आने वाले स्टूडेंट्स थे वो सब पहले दिन ही पनिशमेंट से बच चुके थे। तभी क्लास टीचर आते हैं और फिर सबसे कहते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं ये क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैं लेट हो चुका। लेकिन अब आप सब अगली क्लास में पढ़ने जा सकते हैं, जो कि मार्शल आर्ट्स क्लास है और एलिमेंटल क्लास है। आप सभी इन दोनों में से किसी भी क्लास में जा सकते हैं। जिनके पास सुपर पावर्स है वो सब एलिमेंटल क्लास में जा सकते हैं, और जिनके पास सुपर पावर्स नहीं है वो सब मार्शल आर्ट्स क्लास में जा सकते हैं। इतना बताने के बाद क्लास टीचर वहां चले जाते हैं। मयंक और ओम, तो तुम दोनों कौन सी क्लास में जाने का सोच रहे हो? यूवी पूछता है, क्योंकि उसने सोचा है वो मार्शल आर्ट्स क्लास में जाएगा। मैं तो एलिमेंटल क्लास ही जाऊंगा। और मैं भी एलिमेंटल क्लास ही जाऊंगा।
मेरे पास पपेट को कंट्रोल करने की शक्ति है, इसलिए मेरा मार्शल आर्ट्स क्लास में जाना ठीक नहीं होगा, मयंक और ओम कहते हैं, जिसके बाद यूवी आहें भरते हुए कहता है। तो ठीक है, इसका मतलब मैं ही सिर्फ मार्शल आर्ट्स क्लास में जाने वाला हूँ। वहाँ से यूवी, मयंक, ओम और जिया अलग हो जाते हैं। वो तीनों एलिमेंटल क्लास में जाते हैं तो यूवी अकेला मार्शल आर्ट्स क्लास के अंदर जा पहुँचता है। क्लास के अंदर मुकाबला चल रहा था और डैनी जो इस क्लास के टीचर थे वो इस मुकाबले को देख रहे थे। ये मार्शल आर्ट्स क्लास था, इसलिए यहाँ पर शक्तियों का इस्तेमाल करना मना था और सिर्फ अपने शरीर के ताकत से यहाँ लड़ना था। अच्छा है कि यहाँ पर शक्तियों का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर शक्तियों का इस्तेमाल होता तो मैं यहाँ भी बहुत मुश्किल से ही कोई लड़ाई जीत पाता, यूवी कहता है और भीड़ में वो भी जाकर मिल जाता है। एक उथले ज़मीन पे दो लड़कों के बीच लड़ाई हो रही थी। डैनी उन दोनों की लड़ाई को अच्छे से देख रहे होते हैं। दोनों लड़के लड़ रहे होते हैं, लेकिन उस लड़ाई में साफ साफ सबको दिख रहा था कि कौन जीत रहा था। जब वो लड़का अपने सामने वाले लड़के को गिरा कर उस पर हमला कर रहा होता है अपने पैरों से, तो बीच में डैनी आते हुए कहते हैं, ये लड़का हार गया है, इसलिए अब इस पर आगे हमला करना रूल्स के खिलाफ होगा। ये सुनकर वो लड़का शांत हो जाता है और पीछे हो जाता है। तुमको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। डैनी नीचे गिरे हुए स्टूडेंट को देखते हैं और उसको उठाते हुए कहते हैं। इसके साथ ही वो दोनों लड़के अब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैच किए जाते हैं। अब अगला कौन होगा, यूवी कहता है बाकियों को देखते हुए। कई स्टूडेंट्स मैच देख रहे थे जो सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स अपनी ताकत और क्षमता दूसरों को दिखा रहे थे और खुद की क्षमता खुद भी जान रहे थे। डैनी अब एक छात्र को ढूंढ रहे थे, तभी वो यूवी के बगल वाले लड़के को चुनते हुए और उसको बुलाते हुए कहते हैं, अगला मैच स्टार्ट करने के लिए तुम अपना ओपोनेंट चुन सकते हो। जब वो लड़का उस उथली सी लड़ाई की जगह पे पहुंच जाता है और जब डैनी भी उसको अपने मन से किसी को भी चुनने के लिए कह देते हैं अगले मैच के लिए, तो उसको पता होता है कि उसको किसने लड़ना था। तुम घुंघराले बाल वाले लड़के, मैं तुमसे लड़ना चाहूँगा, यूवी की तरफ उंगली करते हुए वो लड़का कहता है, जिसके बाद यूवी थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है क्योंकि ये काफ़ी अचानक से था। यूवी फिर बिना कुछ कहे ही वहाँ पर उस लड़के से लड़ाई करने के लिए पहुँच जाता है। असल में वो लड़का यूवी से ही लड़ना चाहता था क्योंकि उसको यूवी उस पूरे मार्शल आर्ट्स क्लास में सबसे ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। तो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम हार नहीं मानते, और मैं तुम्हें हार मानने भी नहीं दूंगा इतनी जल्दी, वो लड़का यूवी को देखते हुए कहता है। पर तभी यूवी को उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है, चुनौती मिली है, अपने दुश्मन से लड़े और उसे हराए, इनाम स्ट्रेंथ के 3 पॉइंट्स और अपने हिल और स्किल को खोले। इसके बाद ही यूवी को उसके सिस्टम से एक और नोटिफिकेशन मिलता है, जो कि काफ़ी अलग नोटिफिकेशन होता है। प्रोफाइल कहने पर आप जिसे भी देख रहे होंगे आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। यूवी ये सुनकर हैरान तो होता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था कि वो ठीक से हैरान भी हो सके, इसलिए वो अपने इस सिस्टम के स्किल को अपने सामने लड़के पे इस्तेमाल करता है। प्रोफाइल इतना कहते ही सिस्टम की आवाज़ सुनाई उसे दिखाई देती है और स्क्रीन पे उसको उस लड़के के बारे में भी दिखाई देने लगता है। सिस्टम यूवी को उस लड़के के बारे में वो सब बता देता है जिससे यूवी को एडवांटेज हो सकता था लड़ाई में। ठीक है, तो अब ये लड़ाई मेरे उम्मीद से ज़्यादा आसान होना चाहिए। क्या होगा आगे? क्या ये मैच यूवी के उम्मीद से ज़्यादा आसान होने वाला है या फिर उसके उम्मीद से कई ज़्यादा मुश्किल? क्या थी वो काली आकृति जो यूवी को दिखाई दी थी? हिल और स्किल के खुलने के बाद यूवी उसका किस तरह से इस्तेमाल करेगा और वो अपनी शक्ति को कब तक अपने दोस्तों से छिपा पाएगा? चैप्टर 10 लॉ एचपी और हीलिंग। चैप्टर 10 लॉ एचपी और हीलिंग। क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। प्री-कैप हीलिंग की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें आपके एचपी के पॉइंट्स लगेंगे। ये नया नोटिफिकेशन था जो यूवी को ठीक पिछली बार की तरह ही ज़रूरत पड़ने पे मिलता है। यूवी के पेट में जो दर्द था और यूवी को सिस्टम से नई चुनौती मिलने के बाद प्रोफाइल स्किल जो अभी अभी यूवी को खुद सिस्टम ने खोल कर दिया था, उसका इस्तेमाल करते हुए यूवी अपने सामने वाले लड़के के बारे में उतना पता कर लेता है जिससे उसको कुछ लड़ाई में एडवांटेज हो सकता था। डैनी यूवी को देखते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि कभी किसी को उसके हालत से जज नहीं करना चाहिए। डैनी कहते हैं क्योंकि उनको बाकियों से कुछ अलग उस कमरे में लग रहा था, और वो अलग लड़ना तब स्टार्ट हुआ था जब यूवी क्लास के अंदर आया था। तो लड़ेगा भी या फिर सिर्फ ऐसे ही खड़े रहकर अपने हाथ पैर तुड़वाने का इरादा है? वो लड़का यूवी को बिल्कुल शांत खड़ा देखकर उससे कहता है और फिर खुद अपने मन में हंसते हुए सोचता है, इस लड़के को तो मैंने टेस्टिंग करते वक्त देखा था, इसके पास तो कोई शक्ति भी नहीं है और ऊपर से पावर लेवल 1 पे ही है, इसको हराना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। यूवी असल में उस लड़के को नहीं देख रहा था खड़े होकर, बल्कि वो तो अपने स्क्रीन पे कुछ ऐसा देख रहा था जिसे देखने की उम्मीद यूवी नहीं कर रहा था। क्या कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो सिस्टम को भी नहीं पता है? ये तो काफ़ी अजीब बात है, इतना हाईटेक सिस्टम है ये, फिर भी यूवी पर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है।
वो अपनी जगह ले लेता है और बस अब अपने सामने वाले का इंतज़ार करता है कि वो कब हमला करेगा। यूवी मार्शल आर्ट्स में कच्चा था, इसलिए उसको किक तक भी ठीक से करने नहीं आती थी। तुझे तो मैं अपने एक ही वार से ढेर कर दूंगा, वो लड़का कहता है और फिर तेजी से यूवी के पास जाकर उसको मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन फिर जब वो लड़का सामने देखता है तो वहां पर यूवी है ही नहीं। यूवी अभी उस लड़के के पीछे था उसके पीठ पे पंच करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पंच उस लड़के के पीठ पे लगने को होती है, ठीक उसी वक्त वो लड़का यूवी के पंच को अपने हथेली से पकड़ लेता है और फिर यूवी के हाथ को मरोड़ते हुए कहता है, इतना भी कमज़ोर नहीं है तू जितना मैंने तुझे समझा था। लेकिन तुझे अभी मार्शल आर्ट्स के बारे में पता नहीं है, अगर पता होता थोड़ा बहुत तो शायद तू मुझे हरा सकता था। यूवी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का काफ़ी टाइट से यूवी के हाथ पकड़ा हुआ था। वो लड़का यूवी के घुटनों में किक करता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और फिर तभी वो लड़का यूवी को उसके सिर पे एक पंच करता है जिससे यूवी नीचे गिर जाता है और लेट जाता है। तो सर अब आप इस मैच का विजेता तो घोषित कीजिए, मैंने इसको हरा दिया है, वो लड़का डेनी से कहता है। ये सुनकर डेनी उस लड़के को पीछे देखने के इशारे के साथ उसको बताते हैं, पहले लड़ाई तो खत्म करो। जैसे ही वो लड़का पीछे देखता है वैसे ही वो यूवी को अभी भी खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। उस लड़के के पंच में दम था, इसलिए यूवी के मुंह से खून निकलने के बाद उसको सिस्टम से नोटिफिकेशन भी मिलता है। 20 में से 15 एचपी बाकी है। यूवी अपने मुंह के खून को अपने कपड़े के आस्तीन से पोंछता है। इसके मुंह में काफ़ी ताकत था, मुझे लगा नहीं था कि बिना शक्ति इस्तेमाल किए भी ये इतना शक्तिशाली होगा। मुझे अब संभल कर रहना होगा क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता है कि जब मेरा एचपी खत्म हो जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा। यूवी ने कहा। वो अब संभाल कर लड़ने वाला था। मैं इस बार ये पक्का कर लूँगा कि तू हार चुका है, तभी मैं अपनी जीत की खुशी मनाऊंगा। वो लड़का ये कह तो रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर ये देखकर भी हैरान था कि उसके पंच को खाने के बाद भी पावर लेवल 1 का कोई लड़का कैसे पैरों पे खड़ा रह सकता था। इस बार यूवी पहले उस लड़के को हिट करने के लिए आगे बढ़ता है। वही भीड़ में कोई थी जो यूवी को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसको यूवी कुछ जाना पहचाना सा तो लग रहा था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि उसे इसके कब और कहाँ पे देखी थी। जब वो लड़की अपने दिमाग पे जोर डालती है तो उसको याद आ जाता है, ये तो कल रात वाला ही लड़का है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया था। ये लड़की कोई और नहीं वही होती है जो कल रात को यूवी को दिखी थी एक बिल्ली के भेष में। इस लड़की का नाम जीविका होता है। यूवी अपने मुक्के को उस लड़के के सीधे पेट पे मारने के लिए जाता है। खुले में होने की वजह से वो लड़का घूमकर यूवी के पंच से बच जाता है, लेकिन यूवी का ये प्लान था ही नहीं कि वो उसके पेट पे मारे। जैसे ही वो लड़का घूमकर यूवी के पंच से बचता है वैसे ही यूवी अपने दूसरे हाथ से उस लड़के के पीठ पे हमला करने में कामयाब हो जाता है। वो लड़का इससे नहीं बच पाता है और वो तेज चीख निकालता है, मेरा प्लेन कभी खुले में मारने का था ही नहीं। लेकिन एक बार फिर से वो लड़का हंसते हुए यूवी से कहता है, मुझे इन हमलों से ज़्यादा कुछ नहीं होगा जब तक तू मुझ पर ऐसे ही कई सारे हमले एक साथ नहीं करता है। इतना कहने के साथ ही वो लड़का यूवी को कुछ भी सोचने तक का मौका नहीं देता है और एक बार फिर से वो अपने पंच से यूवी के पेट में मारता है, जिसके बाद यूवी नीचे अपने पेट को पकड़कर खांसने लगता है और खून भी निकलता है। 20 में से 12 एचपी बचा है। एक बार फिर से यूवी को वही नोटिफिकेशन मिलता है सिस्टम की तरफ से, हीलिंग की प्रक्रिया की जा रही है, इसमें आपके एचपी के पॉइंट्स लगेंगे। ये नया नोटिफिकेशन था जो यूवी को ठीक पिछली बार की तरह ही ज़रूरत पड़ने पे मिलता है। यूवी के पेट में जो दर्द था और जो उसके दांत टेढ़े मेढ़े हो गए थे वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। यूवी अब बिल्कुल पहले की तरह ही एक बार फिर से खड़ा होता है, सिस्टम के नोटिफिकेशन को इग्नोर करते हुए जो उसके एचपी के गिरते नंबर को दिखा रहा था। 20 में 7 एचपी बाकी है। क्या होगा अब आगे? क्या यूवी अपने ओपोनेंट को हराकर अपना हेल और स्किल खोलने के लिए बाकी के 3 स्ट्रेंथ पॉइंट जमा कर पाएगा? यूवी के एचपी खत्म हो जाने के बाद क्या उसकी मौत हो जाएगी? क्या यूवी जीविका को पहचान पाएगा? सब्सक्राइब नाउ, जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।